सही है। तो मैंने फ़ोल्डर बना लिया है, मैं बस इसको अपने वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ, फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस वगैरह। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने टेबल्स तक जो है चीज़ों को कवर कर लिया था, राइट? और अब हमारा था कि जो हमें स्टार्ट करना था चैप्टर 7। ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट भी मैंने आपको दिया है, आप में से कितने लोगों ने इस चीज़ को देख लिया है? ज़रा वो भी ज़रा हैंड रेज करें, मुझे बताएं कि असाइनमेंट कितने लोगों ने देख लिया। ठीक है। अगर तो असाइनमेंट में आप पे कोई सवालात हैं, सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? जी जी, मैं बिल्कुल आपको कर देता हूँ, असाइनमेंट क्लियर कर देता हूँ। अच्छा जी। तो असाइनमेंट में मैंने आपको कुछ ये स्क्रीनशॉट्स दिए मैं, ठीक है? एक आपका जो है स्क्रीनशॉट है वो इस पीरियोडिक टेबल का, ठीक है? और एक दूसरा इसके साथ मैंने आपको इन दोनों में चॉइस दी है, यानी कि अगर आपको लगता है कि आप जो है ये वाला बना सकते हैं तो आप ये बना लें, आपको ये लगता है प्रोडक्ट टेबल आसान तो आप वो बना लें। दोनों में से आपकी जो है, दोनों आपके पास चॉइस है, ठीक है? दोनों देने का मकसद ये है कि ये उसके लिए है कि अगर जिसने बिल्कुल भी पहले एचटीएमएल वगैरह नहीं पढ़ी हुई थी, ठीक है, तो वो क्या करे, यूट्यूब पे जाएगा, ट्यूटोरियल देख लेगा और उसको समझते हुए, कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, समझते हुए जो है ना इसको बना सकता है, क्योंकि यूट्यूब पर इसके ट्यूटोरियल्स आपको इजीली मिल जाएगा प्रेडिक्ट टेबल एचटीएमएल का जो है टेबल टेक्स्ट से बनाने का, ठीक है? बाकी ये चीज़ है, ये उनके लिए है कि जिनको ऑलरेडी चीज़ें आती हैं, बट उनको एक एक्स्ट्रा जो है ना एक एक्स्ट्रा मतलब कह लें आप, थोड़ी सी एडवांस लेवल पे प्रैक्टिस वगैरह करनी है, तो उनके लिए चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, इसमें जो कलर्स हैं ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो ऐड कर दो, नहीं चाहो तो आप मत ऐड करो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? जैसे बता दें, पीरियड टेबल भी बनाना है? नहीं, दो चीज़, दोनों में से एक चॉइस है, दोनों में से एक बनाना है। हाँ, गिटहब पे भी बिल्कुल हम इस चीज़ पे भी बात करेंगे, गिटहब पे अपलोड करने वाली चीज़ को मैं आपको बिल्कुल जो है ना बताऊंगा। ये पिक आपने कहाँ सेंड की है? ये आपको मिल जाएंगी आपके पोर्टल पे ही, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। एक सवाल। सॉरी, क्या बोल रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपने असाइनमेंट दिया है इसमें चॉइस है कि नहीं है, ये यही करना है? इसमें सिर्फ आपके पास इस चीज़ की चॉइस है कि आप प्रोडक्ट टेबल और उसमें जो एक क्लासरूम टेबल है, उसमें से जो है आप एक हाँ, बना सकते हैं, बस उसमें ही चॉइस है, अदरवाइज उसके अलावा किसी चीज़ में चॉइस नहीं है। ठीक है, ठीक है। और कलर कलर डाल सकते हैं अपनी मर्जी से या नहीं? नहीं, कलर आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे डाल दें, नहीं डालें, कोई मसला नहीं है। ठीक है सर, ओके। ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ मैं आपको भी शो करा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जिस तरह आप लोग अपने पोर्टल वगैरह पे जाएंगे, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आती हैं, इसी तरह असाइनमेंट का आपके पास एक होगा, यहाँ पे होगा। अच्छा, मेरे पास तो ये टीचिंग पोर्टल है, तो इस पे थोड़ी चीज़ें डिफरेंट आएंगी, आपके पास डिफरेंट तरीके से शो हो रही होंगी, ठीक है? तो वहाँ पे आपको असाइनमेंट के अंदर आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह आई बटन होगा, वहाँ पे आपको जो है असाइनमेंट दिख जाएगा, ठीक है? असाइनमेंट के अंदर मैं अगर आपको यहाँ दिखा दूँ, तो मैंने कुछ यहाँ पे जो है ना ये चीज़ मैंशन करी हुई है, और दूसरी चीज़ें मैंने बताई हुई है, लास्ट डेट भी मैंने आपको बताई हुई है कि आपने मंडे को जो है 12 बजे तक, रात 12 बजे तक जो है ना सबमिट करना है। लिंक्स, पिक्चर्स मैंने यहाँ पर अपलोड करी हुई हैं, आप जहाँ से जहाँ देख सकते हैं इसलिए। ठीक है, वापस आता हूँ मैं अपने डेटा के ऊपर, ठीक है? अच्छा, इसके बाद फिर मैंने आपको ये तीन चीज़ें जो है यहाँ पे आपको डिफाइन करी हुई हैं, ठीक है? एक दो तीन, यानी कि ये तीन पेजेस और बनेंगे। एक सर्विस का पेज बनेगा, एक होम पेज बनेगा आपका, एक कॉन्टैक्ट का पेज बनेगा, जिसको आपने ये नैप बार से बनाया हुआ है ना हमने, इससे आपने जो है ना लिंक करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है? आप इससे जो है ना कनेक्ट करेंगे तो आपको जो है ये चीज़ें बनानी है। अब जैसे यहाँ पे बिरयानी की रेसिपी हुई है, तो आप ये भी बना सकते हैं, मतलब ये भी लिखना है आपने,
और आपका जो ये नीचे लास्ट में ये चीज़ें मेंशन है, आपने ये भी जो है इसको रिटर्न में लिखना है। ठीक है। नेम, डेजिग्नेशन, क्वालिफिकेशन अपनी जगह आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। इसी तरह सर्विस सर्विस के अंदर भी आप अपनी सर्विस भी जो है डिफरेंट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्या रिपीट कर सकते हैं? साइट में अभी ज्वाइन हुआ हूँ। मैं क्या रिपीट करूँ? देखिए, कोशिश क्या करें, जल्दी ज्वाइन किया करें, आप लोग काफ़ी जो है लेट ज्वाइन करते हैं। ये तो असाइनमेंट टू हो गया, दोनों डिफरेंट है। असाइनमेंट एक ही दिया है मैंने, और दो आपने बस सबमिशन उसकी वहीं करनी है। आपने उसको गिटहब पे अपलोड करना है, और गिटहब की जो लिंक है वहाँ पर जो है ना अटैच करनी है। अब गिटहब का वगैरह क्या प्रोसेस हम लोग आज की क्लास में देखेंगे, बट आप मुझे आगे चलने देंगे तो मैं आपको बताऊंगा। असाइनमेंट में आई बटन पे क्लिक किया है, लेकिन रेफरेंस इमेज नहीं दिख रही है। आई थिंक आपको क्या रेफरेंस इमेजेस वहाँ पर हैं या नहीं है, मुझे कोई बता सकता है? वहाँ पे शो हो रही है, नहीं हो रही? इमेजेस हैं, बिल्कुल है। ठीक है, ठीक है। आ, ठीक है बिलाल, आप इसको ज़रा रिफ्रेश करके लॉग आउट करके दोबारा चेक कर लेना, और इंटरनेट को ज़रा कनेक्ट करके दोबारा से, मतलब कनेक्ट डिसकनेक्ट करके देखना, हो सकता है मेरी प्रॉब्लम हो कोई, अदरवाइज हो रही है। ठीक है। लिखा हुआ इमेजेस डाउनलोड करके ग्रुप में शेयर कर देनी चाहिए, आई थिंक। चलो, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है। ओके। तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, हमारा हम इसी चीज़ पर टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर। असाइनमेंट आपको जो है समझ में आ गया। गिटहब की वाली बात जो है मैं आपको लास्ट क्लास में जो है ना इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे हम। मतलब क्लास की लास्ट टाइम में हम। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है फॉर्म का। सही है, चैप्टर 7, जिसमें हम HTML के थ्रू फॉर्म्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्म्स के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। जैसे है यहाँ पर हमारे पास पहली चीज़ हमारे पास आती है, आपका जो ये गूगल है। बेसिकली ये बता रहे हैं कि आपका फॉर्म क्या है, ये गूगल भी आपका एक फॉर्म ही काइंड ऑफ। आप एंटर करते हैं उस पर, तो क्या करता है, एक फॉर्म सबमिट होता है, उस पर रिक्वेस्ट पे आपको डेटा ला के देता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट क्लास के अंदर समझा दी थी, कि किस तरह गूगल आपको डेटा वेटा ला के देता है। सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। राइट। अच्छा, अब ये फॉर्म में बता रहे हैं कि हमारे पास कंट्रोल्स किस तरह के होते हैं। ठीक है, हमारे पास इसके अंदर टेक्स्ट इनपुट होता है, पासवर्ड, टेक्स्ट एरिया, ड्रॉप डाउन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन। इस तरह के हमारे पास क्या होती हैं, चीज़ें होती हैं फॉर्म के अंदर। ठीक है। तो पहली चीज़ हमारे पास फॉर्म के अंदर क्या आती है, कि फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है, कि हमारे पास फॉर्म कैसे क्रिएट होता है। हमें फॉर्म का टैग यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। जैसे हम लोगों ने टेबल के लिए टेबल का टैग यूज़ किया, ऑर्डर लिस्टिंग के लिए जो है OL यूज़ किया, अनऑर्डर लिस्टिंग के लिए UL यूज़ करा। इसी तरह हमारे पास फॉर्म को क्रिएट करने के लिए फॉर्म का टैग यूज़ करना पड़ता है। राइट। जैसे मैं अब यहाँ पे आ जाता हूँ, हमारा ये चीज़ जो है हो चुकी है। ठीक है, मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, index.html। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको अ, क्या हो गया, इसको काम नहीं कर रहा ये। एक सेकंड। कीबोर्ड मेरा काम नहीं कर रहा है, क्यों? एक सेकंड मुझे देगा, कीबोर्ड पता नहीं क्यों प्रॉब्लम कर रहा है।
ठीक है। सर आपका लैपटॉप लैग बहुत कर रहा है, मतलब जो असल में रिकॉर्डिंग्स चल रही फुट होती हैं सारी चीज़ें, फिर आपकी मीटिंग्स चल रही हैं, तो वो जो है हैंग कर रहा होता है, पीछे बैकग्राउंड पे मेरी कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, तो वो इस वजह से तंग करता है ये चीज़ें। फिर क्रोम भी मेरे काफ़ी ज़्यादा खुले हुए होते हैं ना, हालांकि इसमें रैम तकरीबन 16 है, फिर भी ये इतना तंग कर रहा है। दूसरी चीज़ें क्लोज कर देता हूँ। अब बेटर है, अब इतना लैग नहीं करेगा। अच्छा जी, तो मैंने आपको बताया फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम फॉर्म का टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। और इस फॉर्म का टैग सिंपल से यूज़ करेंगे। अच्छा, ये एक्शन क्या होता है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बट पहले हम आगे चलते हैं और आगे की चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। एक्शन होता है, इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग जिसमें यहाँ पे जैसे यहाँ पर उन्होंने क्या किया हुआ है, एक काइंड ऑफ यूआरएल पास किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरी फॉर्म एलिमेंट रिक्वायर्स एन एक्शन एट्रीब्यूट्स इट्स वैल्यूज इन द यूआरएल फॉर द पेज ऑन द सर्वर दैट विल रिसीव द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म व्हेन इट सबमिटेड। यानी कि इसके अंदर हमारे पास हमारी वेबसाइट का या हमारे सर्वर का एक यूआरएल होता है, ठीक है, जहाँ पर हमारा फॉर्म का जो डेटा है जाना है, तो हम उसको यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। बट मोस्टली हम ये काम यहाँ से नहीं करते हैं, हम सिर्फ फॉर्म को सबमिट करने के लिए यूज़ करते हैं बस, इस तरह यूआरएल यहाँ से पास नहीं करते। मेथड होता है हमारे पास, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मेथड कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था मेथड हमारे पास कितने तरीके के होते हैं, कि हमारे पास जो है रीड का होता है, पोस्ट का होता है, ठीक है। और जो है क्या बताया था मैंने, किसी को पता है कौन कौन से बताए थे मैंने? रीड, अपना क्रल्ट के बताए थे मैंने, अगर आपको याद हो, किसी को याद है? क्रल्ट के मैंने बताए थे मेथड्स। सर क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक है, एग्जैक्टली exactly। इसी तरह हमारे पास मेथड यही होते हैं, क्रिएट करने के हमारे पास पोस्ट का मेथड होता है, अपडेट करने के लिए हमारे पास पुट या पैच होता है, और रीड करने के लिए हमारे पास गेट होता है, और हमारे पास डिलीट करने के लिए डिलीट के मेथड्स होते हैं। अब हमारे पास जो रिक्वेस्ट होती है ना, उसके कुछ मेथड्स होते हैं, हम जब बैकएंड पढ़ेंगे ना, तब उस चीज़ को मेथड्स को जो है ना क्लियरली तौर पे पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो इस वक्त हमें इस फॉर्म के अंदर इन डेटा की नीड नहीं है, यानी कि एक्शंस और इसकी मेथड की, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम बैकएंड से हैंडल करने वाले हैं, तो उसको हम वही देखेंगे, बट समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हमारे पास जो इसके बाद एक इनपुट आता है हमारे पास, और सॉरी इनपुट बोलूँगा, टैग आता है हमारे पास, वो आता है टेक्स्ट का इनपुट, यानी कि एक इनपुट है, उसके अंदर हमारी पास टाइप होती है टेक्स्ट की, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ जाऊँगा फॉर्म के अंदर लिखूँगा इनपुट, ठीक है। जैसे ही मैंने इनपुट का फॉर्म क्रिएट करा, मेरे पास इसमें क्या आ गई, टाइप टेक्स्ट, ठीक है। अब ज़रा मैं आपको थोड़ी देर में ये चीज़ दिखा देता हूँ, ये आपको लगेगी किस तरह शो किस तरह हो रही है, इसको हम देख लेते हैं जल्दी से। इसको मैं अपने यहाँ पे खोल लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं मैंने जूम किया हुआ है, ठीक है। अब आप देखेंगे बॉक्स बना हुआ आ रहा है, ठीक है। ये बॉक्स क्या है हमारे पास, ये बॉक्स हमारे पास हमारा है इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। अब टाइप टेक्स्ट का यानी कि मैं इसके अंदर कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ये फॉर्म आपने अक्सर देखा होता है, यानी कि आप अपने गूगल पे जाते हैं तो भी आपके पास यही सामने यही चीज़ आ रही होती है,
ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ पे आपको जो ये दिख रहा है ये क्या है, ये भी आपका यही है, इनपुट टाइप है। ठीक है, ये वही चीज़ है, बट इसको क्या किया गया है, यहाँ पर इसको थोड़ा CSS के थ्रू अच्छा बनाया गया है, वरना HTML में ये आपको कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास इनपुट टाइप टेक्स्ट। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं हमारे पास, जैसे नेम का एट्रीब्यूट आता है, ठीक है, साइज का एट्रीब्यूट आता है, मैक्स लेंथ का एट्रीब्यूट आता है, ठीक है, और भी इसके अलावा हमारे पास एट्रीब्यूट आते हैं। अब ये नेम का एट्रीब्यूट क्या है, नेम का एट्रीब्यूट इस चीज़ के अंदर ये चीज़ डिफाइन करता है कि भाई ये जो मैंने बनाया है इनपुट टाइप, ये किस चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट टाइप बनाया ही नेम के लिए, तो मैं यहाँ नेम लिख दूंगा। ठीक है, अब इस नेम को मैं कैसे जो है ना कहाँ पे यूज़ होगा मैं आपको बताऊंगा, ये नेम का पर्पस क्या है। जब मैं फॉर्म को जब सबमिट करूंगा तब आपको चीज़ें सही तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, दूसरा मैंने बताया आपको यहाँ पर क्या होता है, मैक्स साइज, मैक्स लेंथ है आपके पास, यानी कि आप एक मैक्सिमम लेंथ रखना चाहते हो कि भाई इतना जो है ना इसमें डेटा है। फॉर एग्जांपल मैंने रख दिया 10, अब इसमें मिनी लेंथ भी एक होता है कि भाई आपने मिनिमम लेंथ भी रख दिया आपने। सही है, अब जैसे आप चाह रहे हैं कि भाई मिनिमम एटलीस्ट इसके अंदर 5 या 4 आए। ठीक है, वट एवर जो भी चाहे आप इसमें कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और जैसे ही मैंने ज़ीरो डाला, आगे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं आगे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आगे जा नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि मेरी लेंथ कंप्लीट हो गई है यहाँ पर, इसकी वजह से, मैक्स लेंथ की वजह से। तो ये क्या कर रहा है, मैक्सिमम एक लेंथ बना रहा है, ठीक है, जो उसको यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि इससे आगे नहीं जा रहा। अब मिनिमम लेंथ का क्या काम है, मिनिमम लेंथ का अभी तक हमने इसको यूज़ नहीं करा है, यानी कि ये हमारे पास अभी अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, जैसे मैं यहाँ पे 2 लिख के छोड़ भी दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब मैं इसको फॉर्म सबमिट करूंगा ना, तब ये मुझे एरर बताएगा कि इसकी लेंथ आपने जो है ना मिनिमम 4 रखी हुई है, आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट इसमें 4 करेक्टर लिखने पड़ेंगे। ये कैसे होगा ये भी मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा, और साइज़ की बात मैं आपको जो है ना डिफ़ाइन कर दिया यहाँ पर, साइज़। ठीक है, अब इस साइज़ के अंदर क्या है भाई, मैंने इसको 300 रख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आऊँगा आपको दिखाऊंगा, तो अब आपका क्या है, इनपुट टेक्स्ट देखो कितना बड़ा हो चुका है। सही है, ये देखो कितना बड़ा जा चुका है इनपुट टेक्स्ट, 300 तो काफ़ी बड़ा हो गया, इसको 30 कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा नज़र आए कि कितना लेंथ इसकी इंक्रीज़ हो गई है। अगर आप इसको यहाँ पे चेक करो तो ये देखो कितना इंक्रीज़ हो गया है। सही है, इसको 30 से अगर 50 कर दूंगा तो ये रिफ्रेश करेगा, और फिर देखो आप इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो गई है। राइट, तो ये क्या है, आपके पास एक टेक्स्ट का एट्रीब्यूट है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट डेटा लेने के लिए, यानी कि हमारे पास जो भी चीज़ है, मुझे नाम लिखना है मैं इसको यूज़ कर लूँगा, मुझे अगर इसके अंदर एड्रेस के लिए भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और ये मोस्टली आपने फॉर्म्स के अंदर देखा होगा। ठीक है, या मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ पर आता हूँ, सैलानी नहीं, SMIT पोर्टल। ठीक है, हम आते हैं, अगर यहाँ पर आपने फॉर्म भरा होगा जब आप सैलानी के अंदर एडमिशन ले रहे होंगे, ठीक है, तो आपने सैलानी MIT कैफ ट्रेनर्स के अंदर आपने जाकर फॉर्म फिल किया होगा, एनरोल नाउ के अंदर आप गए होंगे, आपने फॉर्म फिल किया होगा, सारा डेटा आया होगा। वो बेसिकली जो फॉर्म जो है ना, ये फॉर्म पूरा क्रिएट हुआ हुआ है इस HTML के डेटा के ऊपर, यानी कि इसके अंदर हमारे पास यही टैग्स यूज़ हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको वन बाय वन इसके अंदर टैग्स बताते जाऊंगा कि कौन कौन से टैग हैं, हम कौन कौन से कहाँ यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ पर आपके पास जो टैग यूज़ हो रहा है, ये नेम वाला, ये टैग है आपके पास आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट की। ठीक है, इसी तरह फादर में भी यही है, डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, ईमेल के अंदर ये है। ठीक है, ईमेल में भी हो सकता है, बट इसमें हम ईमेल भी यूज़ कर सकते हैं। सही है, ये चीज़ क्लियर हो गई, समझ में आ रही है आप लोग चीज़। ओके, ठीक है, कोई सवाल है इसमें किसी का जल्दी से। नो सर। ओके। सर आपने इनपुट टाइप टेक्स्ट में नेम क्यों लिखा था? नेम बेसिकली हम लोगों ने उस चीज़ को डिफ़ाइन किया है इस चीज़ के अंदर। ठीक है, इस बात को डिफ़ाइन किया है
कि हम जो भी इसमें डेटा टाइप जो डेटा लिख रहे हैं वो नाम कंसिडर किया जाएगा, वो नाम होगा। अब ये नेम जो है ना बेसिकली एक काइंड ऑफ आप समझ लें लेबल है फॉर अ बैकएंड के लिए। ठीक है, आपका इससे लेना देना नहीं है, मतलब या फ्रंट एंड का भी कह सकते हैं, बट यूज़र के लिए ये जो है ना वो चीज़ नहीं है। यानी कि मैंने यहाँ नेम लिखा है, बट आप अगर यहाँ पे कंसिडर करो तो यहाँ पर नेम लिखा हुआ नहीं आ रहा कहीं पे भी। तो ये वो डेटा है जो कि हमें बैकएंड साइड पर भेजने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मैटर करता है। सही है। हाँ, अगर मुझे वैसे दिखाना है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भाई मैंने यहाँ नेम लिख दिया और इस तरह डिफाइन कर दिया। तब आप देखोगे मेरे लेबल पे या जो मेरा इनपुट टैग है उससे पहले नेम लिखा हुआ आ रहा है। तो अब यूज़र को पता चल रहा है कि यार इसमें नेम लिखना है, इसमें फादर नेम नहीं लिखना, या इसके अंदर आप कह सकते हैं कि ईमेल नहीं लिखनी, इसके अंदर जो है उसमें कोई कुछ और डेटा नहीं लिखना। तो अब उसको चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये लेबलिंग इंपॉर्टेंट होती है आपके फॉर्म के अंदर। यहाँ पर जैसे यहाँ पे बात की जा रही है, अब यहाँ पे अगर इन्होंने यहाँ लिखा ना लिखा होता फुल नेम यहाँ पर लिखना है, तो आप यहाँ पे फादर नेम भी लिख सकते थे, या आपको पता ही नहीं चलता क्या लिखना है। तो ये क्या, ये लेबलिंग है। अब ये लेबलिंग आपको यूज़र को दिखाने के लिए है, और एक लेबल होती है, एक लेबलिंग होती है जो कि आपको बैकएंड पे भेजने के लिए काम आती है। क्योंकि बैकएंड का जो सर्वर है या डेटा है उसको नहीं पता कि यूज़र नेम क्या होता है। तो आप जब उसको यूज़र नेम के अंदर रैप करके भेजोगे तो समझेगा अच्छा ये इसका नाम है। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अच्छा, इसी के अंदर हमारे पास इनपुट के अंदर ही सब चीज़ें सेम रहती हैं, मतलब यानी कि मैं अगर आपको इसको दिखाऊं तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। सारी चीज़ें सेम रहती हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसी चीज़ को नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, बस डिफरेंस क्या हो रहा है यहाँ पर, पासवर्ड हमारे पास क्या हो जाती है, टाइप चेंज हो जाती है, बस बाकी चीज़ें सेम ही है इसके अंदर भी। यानी कि मैं इसके अंदर क्या करूँ कि भाई टाइप टेक्स्ट की जगह क्या कर दूँ, पासवर्ड लिखूँगा। ठीक है, पासवर्ड। ठीक है, आप जैसे ही करोगे इसके अंदर, एक मिनट। सही है, नजर आया, पासवर्ड हमने कर दिया। अब मैं सिर्फ यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे एक BR लगाऊंगा ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। सही है, और मैं इसको सेव करूँगा। ठीक है, अच्छा मुझे इसको नेम को मैं पासवर्ड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं आता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, तो अब मेरे पास देखें दो दो तरह की चीज़ें आ रही हैं। सही है, अच्छा मैंने यहाँ पर भी इसको लेबल पासवर्ड कर दिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, आप बोलेंगे सर दिखने में तो दोनों सेम लग रहे हैं। डिफरेंस ये है सिर्फ इसके अंदर कि यहाँ पर हम जो टेक्स्ट लिख रहे हैं वो हमें शो हो रहा है, पासवर्ड में हमें बिल्कुल पासवर्ड की तरह जो आपके पास डॉटेड डॉट की जो लिख रहा होता है ये बिल्कुल वही है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ ये वाला जब आप फॉर्म जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं तो पासवर्ड जो आपको नज़र आता है लॉगिन फॉर्म के अंदर वो बेसिकली यही चीज़ें होती हैं लॉगिन। और आपके पास जो साइन अप के फॉर्म होता है उसके अंदर ही टाइप आपके पास इनपुट टाइप पासवर्ड यूज़ हुआ होता है। ये चीज़ क्लियर है? वो नज़र आता है, वो कैसे होगा फिर? वो आपको कस्टम एक जावास्क्रिप्ट से फंक्शन बनाना पड़ता है कि आप उस पर क्लिक करते हो तो आपके पास काम करता है। अच्छा, एक तो इसका एक बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना इसका अपना फीचर भी है, अपना मतलब इसका नहीं, एज का, माइक्रोसॉफ्ट एज का है। यानी कि इसके अंदर हमें जो है ना एक ऑप्शन मिलता है इस चीज़ का, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर ये मैं एक चीज़ एज में कर रहा हूँ उसके अंदर हमें आई थिंक पता नहीं यहाँ मिल नहीं रहा है, बट मैंने देखा था वो, शायद मेरे पास वर्जन शायद पुराना है इसमें एज का, इस वजह से जो है शो नहीं कर रहा है ये। तो ये आ गया, आ गया, ये नज़र आ रहा है। ये जो है अपना, ये सिर्फ एज एक फीचर देता है आपको, अदरवाइज ये आपको फीचर खुद कस्टम डेवलप करना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है हम एज पे तो काम नहीं कर रहे हैं सिर्फ, हम तो ओवरऑल सारे ब्राउजर्स पे काम कर रहे हैं। हम सफारी के हिसाब से भी देख रहे हैं, हम क्रोम के हिसाब से भी देख रहे हैं, हम और चीज़ों के हिसाब से भी देख रहे हैं। तो हम उस पर डिपेंडेंट होकर काम नहीं करते, फिर हम क्या करते हैं उसको कस्टम बनाते हैं अपना जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक, जल्दी से बताएं। जी सर। ये कैसे आया, ये आप जब सर। आप उसको जब एज पे लिखेंगे एमर, तो
आपको जो है ये चीज़ मिल जाएगी। आप जब इसी पासवर्ड लिखना शुरू करेंगे तो आपको वो जो है ना साइन मिल जाएगा, और ये सिर्फ एज पे ही विजिबल है, इसके अलावा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा ओके, इसके अंदर कुछ रहता नहीं गया, हमारा नहीं रहा। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया को थोड़ी देर में छोड़ता हूँ मैं आपको, और इनपुट पे ही हम अभी रहते हुए चीज़ों को समझते हैं, ठीक है, ताकि हमें एक चीज़ तरीके से क्लियर हो जाए, फिर हम आगे की तरफ मूव करें। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। मैंने यहाँ एक br का टैग यूज़ किया है, और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इनपुट, इनपुट। ठीक है, अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इनपुट लिख के यहाँ पर, जैसे आप नज़र आ रहा है आपको, मेरे पास मैंने इनपुट लिखा है तो मुझे सब चीज़ें यहाँ पे मिल रही है कि इनपुट की कितने सारे डेटा टाइप हैं। ठीक है, आपको ऐसे भी मिल सकती हैं बहुत सारी, सारी की सारी। ठीक है, अब आपको पता करना है, समझना है कि सारी काम कैसे करती हैं, वो तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ। ठीक है, तो आपके लिए साइन हो जाएगी। अच्छा, मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ इनपुट टाइप रेडियो, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इनपुट टाइप रेडियो जैसे मुझे सजेस्ट कर रहा है यहाँ पर ये जेंडर वाली चीज़, तो मैं इसी पे करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर अगर आता हूँ तो आपको शोकेस करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखोगे मुझे सिर्फ यहाँ पे एक डॉट बना हुआ नज़र आ रहा है। सही है, नज़र आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेस दे दूँ ताकि चीज़ें जो है ना खुली रहे। अब ये डॉट बना हुआ आ रहा है, ये आपने देखा होगा कि आई थिंक यहाँ पर, पता नहीं शायद आपके पास फॉर्म में है या नहीं है, ये रहा कि यस या नो वाली जो चीज़ है कि आपके पास लैपटॉप है या नहीं है। तो यहाँ पर जो चीज़ यूज़ हुई है ये कहलाती है हमारे पास इनपुट टाइप रेडियो। अब रेडियो में क्या होता है कि आपके पास डेटा की, यानी कि आपके पास जो ऑप्शन है उसमें सिर्फ एक में सिलेक्शन हो सकती है। यानी कि आप इसको एक एमसीक्यूज के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर कोई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता है, किसी ने ऑनलाइन एग्जाम्स दिए हों एमसीक्यूज बेस्ड, तो उसको पता होगा ये बात कि आपने इस तरह की चीज़ें देखी होंगी कि जहाँ पर आपको इस तरह के एक ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा होता है। तो वहाँ पर अगर हम अपना फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, रेडियो टाइप। कब यूज़ करेंगे रेडियो टाइप आप, रेडियो टाइप आप कब यूज़ करेंगे, जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस के अंदर एक ऑप्शन सेलेक्ट करने का आपने फीचर डालना हो। ठीक है, यानी कि आप चाहते हैं कि उसमें से कोई एक सेलेक्ट हो। फॉर एग्जांपल एज की बात करेंगे, जैसे कि हम एक एज कंसिडर करते हैं कि भाई जो 10 से 15 साल के दरमियान है उनको हमने ऑप्शन 1 रख लिया। 15 से जो है 25 के दरमियान है, हमने जो है उनको ऑप्शन 2 में कर लिया। या जो है हमने एक 30 से 35 के दरमियान है, हमने उनको ऑप्शन 3 कर लिया। अब ऑब्वियसली बात है, इसमें से तीनों में से किसी एक में ही आपकी जो है ना एज होगी, या तो जो है इससे ज़्यादा हो सकती है, बट एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि या तो आपकी इन तीनों में से एक होगी या तो होगी नहीं। ठीक है, तो आप उसमें मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते, आप एट अ टाइम एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सही, ये बात समझ में आई? जल्दी से बताएं मुझे। ठीक है, कोई सवाल है आप लोगों यस को? सर, आ गए। नो सर। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं इसको। अच्छा, मैंने अब यहाँ पर एक बना तो ये दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर आता हूँ, आप इस चीज़ को देखेंगे यहाँ पर आके, तो फॉर्म में हमारे पास क्या है भाई, उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट, यानी कि हमने कोई लेबल भी हमने यूज़ किया हुआ है। तो हम यहीं पर यही करेंगे कि हम इस इनपुट के बाद क्या यूज़ कर लेंगे, मेल यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमने मेल ही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा ये आईडी क्या होता है इसको मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट इसको अभी हम जो है जाने देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर नेम प्रोवाइड किया हुआ है क्या, जेंडर, क्योंकि हम जेंडर की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर नेम लिख दिया जेंडर। पासवर्ड के अंदर हमने पासवर्ड लिख दिया, नेम के अंदर नेम लिख दिया। अब ये जब डेटा आपका बैकएंड पे जाए ना, तब ये चीज़ हमारे उसको समझ में आए कि हमने सेलेक्ट क्या किया था। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया इनपुट टाइप रेडियो और नेम जेंडर लिख दिया। इसी तरह मैंने नीचे एक और बना दिया इनपुट टाइप जेंडर। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दिया, फीमेल। सही है, ये चीज़ समझ में आ रही है? यस सर। अब मैं यहाँ जाऊँगा तो आप देखो यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है, इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट हो रहा है। और ऑब्वियसली बात है, सबका जेंडर क्या हो सकता है, एक ही होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। राइट, तो ये किस बेस पे हो रहा है, ये हमारे जो नेम का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इसकी बेस पे जज कर रहा है। यानी कि इन दोनों इनपुट के अंदर मेरा जो नेम है वो जेंडर जेंडर सेम है, तब जाके ये दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर रहा है। अगर तो मेरा एक भी इनपुट जेंडर्स हो गया, यानी कि नाम चेंज कर दिया मैंने, और अगर मैं यहाँ पे वापस आके जब इसको सेलेक्ट करूंगा तो आप देखना ही मेरे पास क्या होगा, दोनों सेलेक्ट कर लेगा। समझ में आई ये वाली कहानी, ये क्या हो रहा है?
यस सर। ये यस सर। सबको क्लियर है या किसी को सवाल है? मैंने अभी किसी ये ब्रैकेट में अच्छा लिखा नहीं नहीं है, था। बट मैं आगे चल के बताऊंगा आपको किस ब्रैकेट में लिखेंगे, बट मैंने अभी तक किसी ब्रैकेट में लिखा नहीं है उस्मान। सही मोड़ रही है। उसामा, सॉरी, नॉट उस्मान, उसामा। माइक थोड़ा बंद कर देंगे। थैंक यू। ऑल क्लियर, ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपने करना क्या है, अगर आपने इनपुट टाइप रेडियो यूज़ करना है तो आपको करना ये होगा कि उसके अंदर आपने अपना जो ये नेम है, जो इसका नेम है, इसको सेम करना होगा। अदरवाइज़ ये क्या होगा, आपके पास दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। अब जब मैं इस पे काम कर रहा हूँ तो मैं इस पे मेल और फीमेल लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट आता है इसके अंदर, वैल्यू का। सही है। तो ये जो वैल्यू का जो एट्रीब्यूट है, ठीक है, ये हमारे पास किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि भाई, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मेल और फीमेल। अब आपको समझना है, जब मैं डेटा बैकएंड पे भेज रहा हूँ ना, तो बैकएंड वाले को नहीं पता मैंने क्या सेलेक्ट किया था, ठीक है। अगर मैंने यहाँ मेल पे सेलेक्ट किया और सबमिट पे क्लिक किया, फॉर्म सबमिट हो गया। अब जब वो बैकएंड पे जब डेटा जा रहा है ना, तो वो मेल या फीमेल जा रहा है उसको पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने मेल और फीमेल चीज़ यहाँ मेंशन करी हुई है, ठीक है। मेरी बात समझना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना। मैंने यहाँ पर मेल और फीमेल जो है ना मेंशन किया हुआ है, यानी कि ये सिर्फ यूज़र को दिखाने के लिए, यूज़र को समझाने के लिए बात हो रही है कि भाई ये मेल और फीमेल है। अब यूज़र को तो समझ में आ रहा है उसने क्या सेलेक्ट किया है, बट सर्वर पर जब डेटा जा रहा है तो उसको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि उसके पास डेटा कौन सा जा रहा है, या तो मेल जाएगा या तो फीमेल जाएगा, उसको नहीं पता चल रहा। क्यों? अगर तो मैंने ये वैल्यू वाली चीज़ अगर मैंने मेंशन नहीं करी हुई, यानी कि मैंने अगर ये वैल्यू वाली चीज़ नहीं लिखी हुई, तो प्रॉब्लम ये वाली चीज़ की आएगी 100%। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसके अंदर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, यानी कि इसके अंदर नेम के अंदर मेरे पास सिर्फ जेंडर जा रहा है। अगर तो जेंडर जा भी रहा है तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि जेंडर कौन सा है। पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, भाई पासवर्ड लिख रहे थे तो यूज़र को पता चल गया भाई पासवर्ड आ रहा है। यहाँ पर हमने नेम में नेम लिखा तो जो है ना, सर्वर को पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे नेम आ रहा है इस इनपुट के अंदर, राइट। लेकिन आपका जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर हमें नहीं पता चला, यानी कि सर्वर को पता नहीं चल पा रहा कि आपके पास जो डेटा भेजा है आपने, वो क्या जा रहा है उसके पास, ठीक है। तो उसको बताने के लिए हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, ताकि वो समझ जाए कि भाई जो डेटा यहाँ से हमने भेजा है वो मेल का है, अगर यूज़र ने सेलेक्ट किया है मेल, और अगर यूज़र ने सेलेक्ट किया है फीमेल तो वो फीमेल है, ठीक है। अब ये डेटा जाता कैसे है ना, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर में। सही, तब थोड़ी देर में अगर आप फॉर्म को सबमिट समझ लेंगे ना, फिर मैं आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। मेल फीमेल में से हम क्या कर सकते हैं, कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, किस बेस के ऊपर? जेंडर बेस के ऊपर, ठीक है। ये बात जल्दी बताएं कितने लोगों को समझ में आ गई है? यस सर। कोई सवाल है इसमें किसी का? सर ये जी। सर ये वैल्यू टैग है, हम सिर्फ फीमेल और फीमेल के लिए यूज़ करेंगे? नहीं, ये वैल्यू टैग नहीं है, ये वैल्यू एट्रीब्यूट है। ये वैल्यू एट्रीब्यूट आपके पासवर्ड में भी आ सकता है, बट हम पासवर्ड में सेट नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यू का मतलब है कि हम इस चीज़ को पासवर्ड की जो है ना जगह भेज रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं समझाता हूँ, आपके पास पासवर्ड लिखा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। तो अब जो वैल्यू है ना, मतलब ये कि आप इस तरह का पासवर्ड भेज रहे हो, यानी कि आप ये चीज़ भेज रहे हो। अगर आप वैल्यू में लिखोगे इस पासवर्ड को, तो हम ये तो कर ही नहीं रहे, ये तो यूज़र अपने हिसाब से बता रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू यूज़ नहीं कर रहे। बाकी हम यूज़ कर सकते हैं, ये एक एट्रीब्यूट है जो कि एक कॉमन एट्रीब्यूट है, हर नॉर्मल हर टैग में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? जी सर, आ गई। और कुछ सवाल है? जल्दी से बताएं, जल्दी से। नो सर। ठीक है, मैं सवाल का जब पूछूं तो अगर आपके पास सवाल हो तो जल्दी से बता दिया करें, ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। सर जी। वैल्यू जो है वो बैकएंड के लिए यूज होती है कि जब सर्वर ने डेटाबेस से मतलब बात करनी होती है या कोई चीज वैल्यू लेनी होती है, तो तब वो वैल्यू काम आती है। एग्जैक्टली आप देखिए, मेरी बात सुने, मैंने आपका डेटा भेजा सर्वर को, सर्वर को नहीं पता कि डेटा क्या आ रहा है, सही है।
सर्वर को नहीं पता नाम क्या है, जेंडर क्या है, मेल क्या है, वो तो एक यूज़र ने भेजा है ना। तो सर्वर लेबल की बेस पर जो वैल्यू होती है बेसिकली, उस लेबल की बेस पर उस वैल्यू को वैल्यू मतलब सेट कर रहा होता है, मतलब यानी कि मेल और जो जेंडर फीमेल और मेल है वो वैल्यू हमें बतानी पड़ेगी सर्वर को, क्योंकि जेंडर दो तरीके के हमारे पास हैं। अब नाम हम जब भेज रहे होते हैं तो हम नाम वैल्यू नहीं भेज रहे होते, नाम हम लेबल के अंदर भेज रहे होते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आई वाली बात? जी सर, समझ जी आ सर। गई। लाइक HTML को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें वैल्यू और लेबल का टैग यूज करना चाहिए, ये बेहतर है। वैल्यू का टैग आपको यूज़ करना चाहिए, हर जगह नहीं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया हम पासवर्ड में यूज़ नहीं कर सकते, हम नेम में यूज़ नहीं कर सकते। अगर तो स्टैटिक डाटा है ना आपका, स्टैटिक डाटा, मेरी बात को समझिएगा। स्टैटिक डाटा समझते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा स्टैटिक डाटा क्या होता है, ठीक है। उसके लिए हम वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, उसको डेटा को इनपुट कर सकते हैं, यानी कि जेंडर हमारे पास दो ही हैं। मतलब हम कोई कस्टम जेंडर नहीं बना रहे, यानी कि यूज़र आके अपना इनपुट लेके जेंडर नहीं बना रहा, नहीं। हमने सिलेक्शन ही सिर्फ दो चीज़ों की दी हुई है। तो यानी कि हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया दो चीज़ों पर, मेल या फीमेल के ऊपर। तो वो इसमें से जो भी सिलेक्ट करेगा सर्वर के पास वही जाएगा बस, ठीक है। तो कस्टम डेटा नहीं आएगा उसके पास। मेरी बात समझ में आ रही है होप आपको ये वाली चीज़? जी सर, मुझे समझ आ गया। मल्टीपल चॉइसेस के लिए मोस्टली वैल्यू यूज होती है। हाँ, लेकिन उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि अभी ये चीज़ भी थोड़ी सी बात गलत हो जाएगी, कि अगर हम उसको मल्टीपल चॉइस दें तब भी जो है ना हम उसके बगैर भी काम कर सकते हैं, वैल्यू के बगैर भी, बट इसको देखते हैं हम, चलें। सर वैल्यू सिर्फ रेडियो वालों वाले टैग में यूज़ होगी? नहीं, मैंने बताया ना आपको कि रेडियो के अलावा भी यूज़ हो सकती है, जैसे मैं आपको भी करके दिखाऊंगा आगे, आगे वाले टैग्स के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपको ये रेडियो टाइप समझ में आ गया, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। रेडियो के बाद हमारे पास आता है चेक बॉक्स, ठीक है। इनपुट टाइप चेक बॉक्स है हमारे पास। अब ये इनपुट टाइप चेक बॉक्स क्या होता है, यानी कि ये आपके पास वो होता है कि जब आपको डेटा के अंदर मल्टीपल डेटा सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। अक्सर अगर आप में से किसी ने कुछ फॉर्म्स वगैरह फिल करे होंगे तो उनको ये बात पता होती है, यानी उन्होंने देखा होता है कि चेक बॉक्स बना हुआ आ रहा होता है। या मैं अगर ऐसे दिखाऊं यहाँ पर, अगर कुछ है ऐसा, नहीं, हमने कहाँ खोला था फॉर्म, जैसे ही चेक बॉक्स आ रहे हैं। अब ये टर्म्स एंड कंडीशन में इन्होंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब टर्म्स एंड कंडीशन में इन्होंने कैसे यूज़ किया हुआ है, बोला हुआ है भाई आप इसमें से जो है ना, या तो सारे सेलेक्ट कर लो, ठीक है, या आप इसमें से कोई दो सेलेक्ट कर लो, या तीन कर लो, या एक भी कर सकते हो। यानी कि मल्टीपल चॉइस के लिए, ऑप्शंस के लिए, जब आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं चेक बॉक्स, ठीक है। इनपुट टाइप रेडियो हम यूज़ करते हैं जब हमें सिलेक्शन करनी होती है एक चीज़ की, ठीक है। चार ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना है, 10 में से एक सेलेक्ट करना है, इनपुट टाइप रेडियो बेस्ट है। अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्शन का ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे पूछा आपकी फेवरेट लैंग्वेजेस कौन सी है, तो आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा भाई जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट या इस तरह की, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, अगर आपके पास तो आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं तो आप उसमें से तीन चार सेलेक्ट करके जो बोल दोगे भाई, फॉर्म सबमिट कर दोगे भाई मेरी फेवरेट लैंग्वेज ये है। या आपका जो है ना कोर्स सिलेक्शंस का ऑप्शन आ रहा है भाई, केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, तो आप क्या करोगे भाई, सब पे सेलेक्ट करके जो है ना काम करोगे। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास डेटा एक साथ बल्क में जा रहा है, यानी कि तीन चार ऑप्शन हमारे पास एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं। वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल करके दिखाई, अब इसमें मैं तीन चार आपको चार करके दिखा देता हूँ, चार। और अगर मैं आपको यहाँ पे लेके आऊँगा तो कहाँ गया हमारा, ये रहा। तो अब आप देखोगे यहाँ पे इस तरह नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है सबको। अब ये बॉक्सेस हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो आपको जो है कुछ नज़र नहीं आ रहा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लेबल कर देंगे। किस बेस पर, एक तो नाम, जैसे मैंने इसको रख दिया नाम सब्जेक्ट, ठीक है। मैंने सब्जेक्ट कर दिया, सबको, सब में नाम सब्जेक्ट डाल दिया। और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया जैसे कि इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर दिया मैथ्स, यहाँ पे मैंने कर दिया केमिस्ट्री, और यहाँ पे मैंने कर दिया फिज़िक्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो आप देखोगे आपके पास यहाँ पे क्या आ रहे हैं, इस तरह के चार ऑप्शंस आ रहे हैं, राइट। अब हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको तोड़ के बी आर भी कर लेते हैं, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको ये जो है हर जगह मिल जाए ताकि आपको थोड़ा सा ये जो है ना नीचे नीचे नज़र आए, इस तरह इस फॉर्म में कुछ नज़र आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक चीज़ देखी कि भाई मैंने इसमें जो है ना सब्जेक्ट सबके सेम कर दिए हैं।
अगर तो मैं रेडियो टाइप के कॉन्सेप्ट से बात करूं तो उसमें मैंने आपको बताया कि भाई अगर हम जो है ना नेम सेम कर देते हैं तो वो क्या करता है, उनमें से कोई एक सेलेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चेकबॉक्स पे ये वाला काम करूं तो ये चीज़ चेकबॉक्स पे इम्प्लीमेंट नहीं होती है, क्योंकि चेकबॉक्स का कॉन्सेप्ट ही यही है कि जब आपके पास मल्टीपल सिलेक्शंस का ऑप्शन हो, ठीक है, तो आप क्या यूज़ करोगे, इनपुट टाइप चेकबॉक्स। सही है। फिर वहाँ पे आते हैं दोबारा से उसी बात के ऊपर कि मैंने आपसे कहा कि ये चीज़ तो मैंने यूज़र को दिखाने के लिए रखी हुई है, बट आपके सर्वर को कैसे पता, या आपके डेटाबेस में जो डेटा सेव करना है उसको कैसे पता कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट उसने कितना सेलेक्ट करें या कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपल वही चीज़, वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। जैसे इसकी वैल्यू है इंग्लिश, ठीक है, और इसकी मैथ्स, इसकी केमिस्ट्री, इसकी फिज़िक्स, ठीक है। क्या है, मैंने अब क्या करा इसके अंदर, मैंने इनकी वैल्यू सेट कर दी है। अब ये वैल्यू मैं क्यों सेट कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो आप देखो कि इसमें मेरे पास सिलेक्शन का ऑप्शन क्या आ रहा है, मल्टीपल आ रहा है। यानी कि मैं इसमें एक सेलेक्ट करके भी काम कर सकता हूँ, मैं दो सेलेक्ट के भी कर सकता हूँ, तीन करके भी इसको ईजिली कर सकता हूँ। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ गया भाई, जल्दी से बताएं। यस सर, आ गया। क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। सर ये तो बटन के केस में भी यूज हो सकता है नेम फिर। हाँ लेकिन बटन का केस कौन सा, बात समझाएंगे मुझे। फॉर इंस्टेंस अगर सबमिट है या कैंसिल है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं ना नेम। नेम की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नेम तो बिल्कुल यूज़ होगा, नेम तो होगा। नेम बेसिकली लेबल है ना उसके ऊपर, एक उसको बता रहा है कि यार ये जो है ना, नेम की बात हो रही है, यहाँ पासवर्ड की बात हो रही है, यहाँ पर जेंडर की बात हो रही है, और यहाँ पर सब्जेक्ट की बात हो रही है। अब मैंने अगर एक और चेकबॉक्स बना दिया, अगर मैं उसमें नाम ना दूँ तो वो समझ में नहीं आएगा आपको कि क्या कॉन्सेप्ट है उसका। तो नेम उसको लेबलिंग करने के लिए है, बट ये वो लेबलिंग आपकी जो है ना बैकएंड के लिए है। सही है, मतलब डेटाबेस में सेव करते हुए आपको बैकएंड में काम करते हुए वहां पर आपको ये लेबलिंग वर्क जो है ना वर्क करेगी। क्लियर है। सर ये जो आईडी है इनपुट टाइप चेक बॉक्स में, ये आईडी किस काम की है? आईडी को मैं समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा, इसको भी थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज़ है जो कि इसके अंदर समझने वाली है हमारे पास। इसमें हमारे पास चेक का ऑप्शन होता है, यानी कि हमें कोई चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट चेक करनी हो। जैसे हमने रखा हुआ भाई केमिस्ट्री और मैथ्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो हमने अपने जो है ना उसके अंदर पहले ही इसको रख दिया चेक्ड के नाम से, ठीक है। तो ये चेक करने का मतलब है कि ये क्या कर रहा है बेसिकली, इसको डिफाइन कर रहा है, बता रहा है कि भाई ये बॉक्सेस आपके सेलेक्टेड हैं पहले से। जैसे ये देखो, ये अब मैं रिफ़्रेश भी करूँगा तो आप देखना, ये दो पहले से सेलेक्टेड ही हैं। ज़रा ये बात समझ में आ रही है आप लोगों जी सर। को? ओके, सही। ड्रॉप डाउन आता है, इसको भी हम देखते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। पहले हम जो है ना इनपुट वाली चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ जो है ना दूसरे टेक्स्ट के ऊपर मूव करेंगे, ताकि आसानी रहे हमारे पास इन चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। ठीक है, बी आर मैंने लगा दिया। अब मैंने दोबारा से लिखा इनपुट टाइप। अच्छा, अभी हमने जो है चेकबॉक्स देख लिया है, और हम देखेंगे इनपुट टाइप ईमेल। सही है। इनपुट टाइप ईमेल हमारे पास एक ऐसा है कि दिखने में तो आपको ये बिल्कुल सिमिलर लगेगा इनपुट टाइप टेक्स्ट के, ठीक है। यानी कि आपको कुछ चेंजेस लगेगी नहीं, इसमें फील ही नहीं होगी। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई यहाँ पर मैं ईमेल भेजूँगा, आईडी में हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस चीज़ को मेंशन कर देता हूँ कि चीज़ को, ईमेल को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर आपके पास आता हूँ और यहाँ दिखाता हूँ तो नीचे हमारे पास ईमेल शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो, इसमें मुझे इसने खुद ही मेरी ईमेल दिखा दी, क्योंकि इसको पता है कि मैंने ये, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे नाम दिखा रहा है, ठीक है।
यहाँ पर पासवर्ड पे कुछ नहीं दिखा रहा। ये बेसिकली यहाँ पे क्रोम का एक जो है ना सजेशन है, जो कि आपको एक फ़ीचर देता है। अक्सर आपके पास ऑटो जो है ना ऑप्शन आ रहा होता है, यानी कि आप जाते हैं उस पर ऑटो फिल का ऑप्शन आता है, तो ये क्रोम की चीज़ें हैं जो कि वो आपका पासवर्ड वगैरह सेव कर लेता है, चीज़ें सेव कर लेता है, तो आपको ऑप्शन दिखा रहा होता है। इसी तरह ये भी मुझे दिखा रहा है, क्योंकि इसको पता है मैं ईमेल के अंदर ईमेल ही रखूँगा। ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंस क्या है, आप देखो तो नेम के अंदर भी यही वाला इनपुट टाइप है, और आप ईमेल में भी देखो तो सेम है। डिफरेंस ये है कि आप अगर ईमेल के अंदर ईमेल लिखते हुए @ यूज़ ना करो, और इसको डायरेक्ट विदाउट @ के सबमिट करने की कोशिश करोगे, तो ये आपको एरर देगा। ठीक है, यानी कि आपको एक एरर नहीं देगा, काइंड ऑफ वार्निंग देगा, एक्सप्ले बताएगा कि भाई आपने यहाँ पर इनपुट टाइप ईमेल यूज़ करी है, तो आप इसके अंदर क्या करो, कंपलसरी है कि आप यूज़ करो, अदरवाइज़ मैं सबमिट नहीं करूँगा। अभी तक मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें सबमिट करने की नीड है ही नहीं। सही है, जब मैं आपको सबमिट बताऊँगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ कैसे काम कर रही है। ये चीज़ समझ में आई? जी सर। ठीक है, सबको क्लियर है? क्योंकि सिर्फ 4-5 ही बच्चे जवाब दे रहे हैं, एटलीस्ट मैसेज में कर दें, या हैंड रेस करके, या थम्स अप करके मुझे एटलीस्ट बता दें। थम्स अप कर दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि भाई क्लियर है सब सब सर। सब सुन रहे हैं, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि भाई सबको क्लियर है कि नहीं। ग्रेट, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू। चलें आगे चलते हैं। मैं बात कर रहा था इनपुट टाइप ईमेल की। माइक ऑफ कर दें प्लीज़। ठीक है। अच्छा, ईमेल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, मैंने इसको जो है इनपुट टाइप हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है। अब इसके अंदर हमारे पास वैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बट पहले हम देख लेते हैं इनपुट टाइप। कहाँ गया वो, टेक्स टेल, ये रहा टेल, ठीक है। इनपुट टाइप नंबर देख लेते हैं, नंबर देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इसको कोई नंबर ही कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर। आईडी मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया है, इनपुट की टाइप चेंज कर दी है। पहले क्या थी मेरे पास, ईमेल थी, चेकबॉक्स थी, यहाँ पर मैंने कर दी है इसको नंबर, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़ आप लोगों को? ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ नंबर में क्या डिफरेंस आ रहा है। ईमेल में तो हमारे पास था, बट नंबर के अंदर हमारे पास क्या है, मैं कोई अल्फ़ाबेट्स लिखने की कोशिश करूँगा तो वो अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखेगा, उसको क्या चाहिए होगा, नंबर। अच्छा, ई लिख लेगा, क्योंकि ई आपको पता है एक आप हमारे पास उसमें यूज़ होता है मैथमेटिक्स के अंदर ना, तो ई लिख लेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर बाकी कोई दूसरे नंबर जो है ना इस तरह एंटर नहीं करेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिर्फ नंबर ही लिखना पड़ेगा, या मैं यहाँ से इस एरो को यूज़ करके भी जो है काउंटिंग को जो है ना बढ़ा के लिख सकता हूँ, ठीक है। आई थिंक ये आपके फॉर्म में यूज़ हुआ है या नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। नहीं यूज़ हुआ हुआ, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने आईडी कार्ड और फ़ोन नंबर के लिए इन्होंने आपके पास इनपुट टाइप ही यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे भी रीज़न होता है, क्योंकि नंबर हम यहाँ इसलिए नहीं लिख सकते, क्योंकि नंबर के लिए हम जो है ना अगर डैश वैश डालना हो तो ये प्रॉब्लम हो सकती है इसके अंदर, तो हम कुछ भी अपना नंबर यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं माउस को थोड़ा आगे पीछे करता हूँ ना, ये क्या करता है बेसिकली, आप तो ये देखो मैंने माउस अभी कुछ भी नहीं किया है, ये नंबर चेंज करा है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ माउस को स्क्रॉल कर रहा हूँ, सही है। अप डाउन पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप देखो ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ नंबर चेंज करना शुरू कर, वैल्यू चेंज करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसलिए अक्सर लोग इस चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं, जिससे इससे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लिखने वाला जब लिख देता है हल्का सा भी ऊपर से नीचे कर दे, नंबर चेंज, ठीक है, तो प्रॉब्लम आ जाती है इस चीज़ के लिए। तो इसीलिए इस चीज़ को यूज़ नहीं किया जाता मोस्टली इस काम के लिए। बाकी आप दूसरे नाम के लिए काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर बॉडी वेट के लिए यूज़ करना है तो मैं इसके लिए यूज़ कर सकता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि वो भी नंबर्स में होता है, या दूसरी चीज़ों के लिए नंबर में यूज़ कर सकते हैं, काइंड ऑफ जहाँ पे भी हम नंबर डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। अमाउंट के अंदर कर सकते हैं, मोस्टली अमाउंट के अंदर भी लोग कर लेते हैं, ठीक है, बट कम ही किया जाता है इसको, सही है। और ये माइनस में भी आता है आपके पास सही है, तो ये एक प्रॉब्लम है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा कम यूज़ करते हैं बहुत, बट फिर भी करने वाले करते हैं, तो मैंने आपको फिर बता दिया इसके बारे में। अच्छा,
और हमारे पास इनपुट टाइप आता है बटन, ठीक है। बटन क्या करता है, हमारे पास एक बटन क्रिएट करके दे देगा, यानी कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा तो हमारे पास बटन आ रहा है, ठीक है। अब ये बटन में कुछ लिखा हुआ नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू में लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया क्लिक मी, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँगा तो आपको दिखाऊंगा, आप यहाँ पे क्लिक मी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, हमारे पास बटन है। अब ये बटन तो आपने बहुत देखा है कि एनरोल नाउ आपका बटन है, यहाँ पे यूज़ होता है। ये आपके डाउनलोड आईडी कार्ड पे बटन इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अभी इन्होंने यहाँ करा नहीं है। आपका जो ये अपलोड पिक्चर, यहाँ पर भी बटन इस्तेमाल हो सकता है। सबमिट रजिस्ट्रेशन, इस पर भी बटन इस्तेमाल हो सकता है। तो ये क्या है, आपके पास एक फॉर्म के अंदर बटन की डेटा टाइप बहुत इस्तेमाल हो सकती है। जैसे मैं अगर कहीं पे भी आता हूँ, फॉर एग्जांपल आपके जो एक काइंड ऑफ लॉगिन फॉर्म है, कॉन्टैक्ट एस का फॉर्म होता है, या कुछ इस तरह की कोई भी डिटेल्स हैं, ठीक है, वहाँ पर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी ये चीज़। कहाँ पे मिलेगा, ये एक्सेप्ट और डिक्लाइन, ये खुद इटसेल्फ जो है डेटा टाइप जो है आपकी वही है, बटन है, ठीक है। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये लॉगिन का आ रहा है, क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, सही है। तो ये जो आपके पास चीज़ें हैं ना, ये आपकी बटन होती है। अब ये खूबसूरत इसलिए होती हैं, ये हम CSS से सीखेंगे कि यार ये इसको इस तरह कलरफुल कैसे किया जाता है, इसको अच्छा किस तरह डिज़ाइन बनाया जाता है। ये सारी चीज़ आपका CSS का पार्ट है। वरना HTML से जब हम बना रहे होते हैं ना डिज़ाइन को, तो हम सिर्फ एक सिंपल सा इस तरह करके छोड़ देते हैं, बाकी उसको फिर हम बाद में जो है ना चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं। सही है, ये बात समझ में आ गई। सर ये ईमेल और नंबर में वैल्यू नहीं इस्तेमाल करेंगे? ईमेल और नंबर में वैल्यू क्या, वैल्यू का एट्रीब्यूट नहीं इस्तेमाल करेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, वैल्यू का एट्रीब्यूट हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें कुछ डेटा स्टैटिक रखना होगा। जैसे क्लिक मी मैंने यहाँ रखा हुआ है, तो ये स्टैटिक डेटा, यानी कि मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। दो तरह के डेटा को समझने की कोशिश करें। एक होता है स्टैटिक वैल्यू, और एक होता है डायनेमिक वैल्यू। स्टैटिक वैल्यू वो होती है जो कि मैंने खुद लिख दी है, यानी कि एज अ डेवलपर मैंने खुद अपने पास अपने हिसाब से लिखी हुई है, वो चीज़ हो गई स्टैटिक। और एक होती है डायनेमिक, जिसको मैंने ऑप्शन दिया हुआ है कि वो यूज़र अपने हिसाब से लिख सकता है। अब नंबर मैं कभी भी स्टैटिक कर नहीं सकता, क्योंकि मैं कैसे लिख सकता हूँ आपका नंबर। इसी तरह ईमेल भी है, आपका नाम है, ठीक है, आपका जो है सब्जेक्ट हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, पासवर्ड हो सकता है। सब्जेक्ट नहीं, बल्कि इसको हटा देते हैं चेकबॉक्स को। पासवर्ड आपका, आपका नेम, और आपका जो ईमेल है, नंबर है, ये वो चीज़ें हैं जो कि डायनामिक डेटा है, यानी कि आप अपने हिसाब से फिल करोगे। इसका मेरे फिल करने से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को हम वैल्यू में नहीं लिख रहे, बस हम चाहें तो लिख सकते हैं, बट हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो स्टैटिक हो जाएगा फिर अगर मैं लिख दूँ। यानी कि मैं अगर आपको बोलूँ कि भाई मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल से नंबर पे आता हूँ, मैंने यहाँ वैल्यू में लिख दिया, ठीक है, कुछ भी लिख दिया, ये समझो ये लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ जाऊँगा, आपको यहाँ दिखाऊँगा, ठीक है, तो आप देखो ये नंबर लिखा हुआ आ रहा है, नज़र आ रहा है, ये स्टैटिक हो गया। यानी कि पहले से ही लिख दिया मैंने इसके अंदर। इसी तरह मैं यहाँ पे आया, मैंने ईमेल वैल्यू लिखा, वैल्यू में मैंने ईमेल लिख दिया, जैसे example.com, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ एक समझाने के लिए। तो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जो चीज़ हो रही है ना, ये चीज़ हो रही है गलत। तो इसीलिए इस तरह के जो डेटा टाइप है, या हमारी जो डेटा है, उसमें हम वैल्यू को यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये बात समझ में आई, जल्दी से बता दें थम्स अप करके। ठीक है, ठीक है, ग्रेट। HTML यूज फॉर स्ट्रक्चर, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, ग्रेट। चलें आगे चलते हैं। बटन का आपका पर्पस आपको मैंने समझा दिया है। बटन हमारे पास एक नॉर्मल चीज़ है जो कि आप यूज़ करते हैं अपनी किसी भी चीज़ के अंदर, लॉगिन फॉर्म के अंदर यूज़ कर सकते हैं। वट एवर आप किसी वेबसाइट के अंदर कोई अपना बटन डालने का ऑप्शन बना रहे हैं, तो आप उसमें डाल सकते हैं। यानी कि हमारे पास कहीं पे भी बटन यूज़ हो सकता है किसी भी तरह के डेटा के अंदर, कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है कि हम यहाँ पे ही यूज़ करें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो सर यहाँ एक पे, मेरा सॉरी, मेरा एक सवाल है। जी, सर ये जो अपने बटन में लिखा हुआ है वैल्यू इज इक्वल्स टू क्लिक क्लिक मी, तो ये क्लिक मी जो है बटन से बाहर भी, तो अब बटन के अंदर कैसे आया है?
क्लिक मी बटन के अंदर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें वैल्यू में लिखा है, इस वजह से आपको मिल रहा है। अगर मैं इसको बाहर लिखूंगा तो फिर तो वो बाहर आपको ऐसे मिलेगा, जिसका कोई कॉन्सेप्ट ठीक है नहीं है। ठीक है। ठीक है, आगे चलें। सर आप बटन टैग से ही बटन बना सकते हैं ना सर? सॉरी, बटन टैग से ही बटन बना सकते हैं ना सर, बटन इनपुट टेक्स की जगह अगर? बटन टेक्स्ट की जो है ना, हम उससे भी बटन बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। यानी कि मैं बटन यूज़ करूं यस सर। और इसके अंदर इसको जो है टाइप नहीं बल्कि इसके अंदर मैं लिख दूं क्लिक मी, तो तब भी मेरे पास बटन बन जाएगा। यस सर जी। दोनों तरीके हैं हमारे पास। यस सर। बटन बनाने के हमारे पास दोनों तरीके हैं। एक सेल्फ बटन का टाइप है, यानी कि आप बटन टाइप यूज़ कर सकते हैं, और एक आपके पास इनपुट टाइप बटन है, तो आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बटन के साथ साथ हमारे पास एक मिनट, सबमिट होती है। यानी कि हमारे पास इनपुट टाइप जो है हमारे पास सबमिट है, हम सबमिट भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर वैल्यू सबमिट लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सबमिट का बटन आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या था, मैं नाम भूल गया उसका, चलें इसको अभी फ़िलहाल तो नहीं रखते हैं, इसको नहीं रखते हैं। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बटन में सर और इनपुट सर टाइप। हम जो जी, निबलों के जो स्टाइलिंग है वो हम सीएसएस में से ही स्टार्ट करेंगे। अभी कुछ स्टाइलिंग वगैरह कुछ स्टार्ट नहीं करेंगे। नहीं नहीं, सीएसएस नहीं करेंगे आज। इंशाल्लाह हम लोग एचटीएमएल ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं हुई तो फिर नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करके फिर उसी क्लास के अंदर ही मैं जो है ना सीएसएस स्टार्ट कर देंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर ही। ठीक है, बट कोशिश है मेरी आज ही ख़त्म कर दें इस चीज़ को। अच्छा, इनपुट टाइप सबमिट के अंदर और इनपुट टाइप बटन के अंदर क्या डिफरेंस है। बटन आपके पास किसी भी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है, किसी चीज़ को ओपन करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, किसी चीज़ में कलर चेंज करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बट जो टाइप सबमिट है वो सिर्फ सबमिट डेटा सबमिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया, नाम लिख दिया अपना, कुछ पासवर्ड वगैरह डाल दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक जेंडर सेलेक्ट कर लिया, ईमेल मैंने कुछ ना कुछ लिख दी इसके अंदर, नंबर कुछ ना कुछ लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्लिक पे क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, वैसी का वैसी है। बट जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखे इनपुट टाइप सबमिट किया था मैंने, शायद इसको क्या किया था, सबमिट है, बटन पे क्लिक किया था मैंने। ओके, अब जैसे ही मैंने सबमिट बटन पे सबमिट पे क्लिक किया तो आप देखो मेरे पास जो है ना डेटा चला गया। ठीक है, ऐसे गायब हो गया, बेसिकली उसने रिफ्रेश करके ऊपर की तरफ भेज दिया। ऊपर कहाँ भेजा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये ऊपर इसने भेजा नहीं है, इस तरह जाता नहीं है, बट उसने अभी तक समझाया हुआ है आपको। सही है, ये तो हमारी हो गई फाइल, इसको मैं हटा देता हूँ। अब आप देखना, जो मैंने आपको लेबलिंग की बात की थी, तो आप देखते जाना यहाँ पर वो चीज़ जो मैं बात कर रहा था। हम्म, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। अच्छा, जो मैंने नेम लिखा था, यानी कि जो मैंने नेम लिखा था यहाँ पर, ये वाला, ये उसकी बेस पे क्या, मैंने कैपिटल जानबूझ के इसको लिखा था ताकि आपको पता चले कि ये जो मैंने नेम मेंशन किया था ना, नेम की जगह पर, ये देखो उसको लेबल बना के भेज रहा है, नेम इक्वल टू, ठीक है, फरीद, पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, जो मैंने पासवर्ड लिखा, जेंडर की जगह देखो आप, जेंडर में क्या जा रहा है, मेल जा रहा है। ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी, वैल्यू, ये वैल्यू भेज रहा है, कौन सी वैल्यू भेज रहा है, जो मैंने यहाँ पर अपने इसके अंदर लिखी थी। ठीक है, और सब्जेक्ट के अंदर आप देखो मैथ्स जा रहा है, फिर इस सब्जेक्ट में केमिस्ट्री आ रहा है, जो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। ठीक है, ईमेल की जगह ईमेल जा रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जो आपके पास जो ये साइन आ रहा है, बेसिकली ये आपके पास क्या है, ये चेंज कर देता है कुछ चीज़ों को, यानी कि आपका जो हैश टैग है उसको चेंज कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, और नंबर के अंदर देखें नंबर जा रहा है, तो आपका जो डेटा है ना वो कुछ इस तरह जा रहा है। अच्छा, ये चीज़ आपको इसलिए ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है क्योंकि अभी इसका जो मेथड है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका फॉर्म है, फॉर्म हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से।
इसका जो मेथड है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट गेट का है, तो इसलिए ये वहाँ जा रही है। मैं अगर इसको पोस्ट के मेथड पे कर दूंगा, ठीक है, तो ये वहाँ जाएगा नहीं। नज़र आया आपको, पोस्ट का मेथड है, ठीक है। अब जब मैं इसको करूँगा तो ये कभी भी वहाँ जाएगा नहीं। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और ये रिफ़्रेश किया इसने, ठीक है, मैंने सबमिट पे क्लिक करा, आई थिंक रिफ़्रेश करना पड़ेगा मुझे। सेव करा है इसको, पी कैपिटल तो नहीं है, दिखा तो स्मॉल ही रहा है। हम्म, सर अपने लाइव सर्वर वाली एक्सटेंशन हटा दी है। नहीं, मैंने लाइफ वाली एक्सटेंशन है, बिल्कुल वही यूज़ हो रही है, वही यूज़ हो रहा है। इस डेटा को मुझे बताना पड़ेगा, इसको बंद करो। अच्छा भाई, ये डेटा मैंने समझाने के लिए आपको बताया, मतलब वहाँ से कॉपी करके दिखाया कि कुछ इस तरह लेबल होकर जाता है, वरना डेटा इस तरह जाता नहीं है, उसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन लेबलिंग इस तरह होती है कि नेम इक्वल टू फरीद, पासवर्ड इक्वल टू, इस तरह पासवर्ड जा रहा है, जेंडर जा रहा है इस तरह आपका, इस तरह ये सब्जेक्ट जा रहा है, कितने जा रहे हैं आपके पास, ईमेल जा रही है आपकी, नंबर जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, काइंड ऑफ आपके जो है ना डेटा को लेबल कर रहा है। लेबल किस बेस पे कर रहा है, इसके अंदर जो आपने नेम लिखा है ना उसकी बेस पे, यानी कि मैंने इस पर नेम लिखा हुआ ईमेल, तो वो उसकी बेस पे उसको रैप करके भेज रहा है, इस नेम के नंबर के ऊपर इस चीज़ को जो है ना रैप करके भेज रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, ये वाली चीज़ क्लियर हुई है आप लोगों को? सर ये मेथड पोस्ट और गेट का मतलब क्या है? हम लोग जो बेसिकली सर्वर पे जो है ना 4 तरह की रिक्वेस्ट करते हैं, मेथड, गेट, पोस्ट, अपडेट और डिलीट की। सही है। अब इन मेथड्स में बेसिकली होता क्या है, जब हम गेट की रिक्वेस्ट करते हैं यानी कि हम जो है ना वहाँ से डेटा ले रहे होते हैं, पोस्ट का मतलब होता है हम सर्वर पे कोई डेटा भेज रहे हैं, और अपडेट का मतलब है तब भी हम भेज रहे हैं लेकिन अपडेटेड डेटा भेज रहे हैं, यानी कि वो डाटा आपके पास एग्जिस्ट करता है बट आप उसको अपडेट कर रहे हैं। और दूसरा डिलीट की रिक्वेस्ट का मतलब है कि हम कोई ना कोई चीज़ डिलीट कर रहे हैं तो सर्वर पर उसका जो है रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में सुकून से पढ़ाऊँगा जब हम लोग बैकएंड पे पढ़ेंगे। ठीक है, या जब हम थोड़ा सा जो है ना जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे तो उसमें भी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट पहले मुझे एचटीएमएल से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो हम इसी पर अटके रह जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आप लोगों को, जल्दी से बताएं। जी सर। यस सर। जी सर। जी सर, मैं बोल रहा हूँ बैक एंड पे, मतलब बैक एंड का और क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट पे थोड़ा फोर्स करिएगा। नहीं, जावास्क्रिप्ट पे ये हम थोड़ा सा लेंदी करेंगे, टेंशन लीजिएगा, मतलब लेंदी नहीं करेंगे इन द सेंस क्रैश कोर्स ही होगा वो भी आपका, बट थोड़ा सा जो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आगे के लिए वो हम उस पर फोकस करेंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया था, इनपुट टाइप रेडियो और ड्रॉप लिस्ट, ड्रॉप डाउन पे तो हम कर ही रहे थे, इसी पे चलते हैं आगे। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इसके अंदर हम देख रहे थे कि हमारे पास इसमें इनपुट टाइप बटन हमने देख लिया, चेक बॉक्स हमने देख लिया, इसी तरह इसमें हमारे पास इनपुट टाइप कलर भी होता है। ठीक है, अगर हमें कोई कलर भेजना है, ठीक है, काइंड ऑफ ये आपको कुछ इस तरह दिखेगा, नज़र आ रहा है? सही है, ये आपके पास इस तरह का बॉक्स ओपन कर देगा। अगर आपको कुछ इस तरह सिलेक्शन करनी है तो आप इसके लिए इनपुट टाइप ये भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा बड़ा दिख रहा है इसलिए क्योंकि ये मैंने जो है इसका जूम किया हुआ है। ठीक है, नज़र आ रहा है? तो ये आपके पास, आपने अक्सर देखा होगा इस तरह का आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है, तो वो बेसिकली क्या आपके पास इनपुट टाइप कलर है। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई, फिर हमारे पास आता है इनपुट टाइप इनपुट टाइप हमारे पास डेट आती है जिसमें हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर आके अपने पास डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से, अभी की, पुरानी, या बात की, वट जो भी है। ठीक है, ये चीज़ आपने तो आपके फॉर्म के अंदर ऑलरेडी इस्तेमाल हो ही रही है। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ आपके पास जो इस्तेमाल हो रहा है वो यही चीज़ है, यही चीज़ है, बस थोड़ा सा उसको स्टाइलिश किया हुआ है, डिज़ाइनिंग किया हुआ है, अदरवाइज़ है वो उसके पीछे यही चीज़। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास इनपुट टाइप हमारे पास जो है डेट एंड टाइम भी आता है। ठीक है, यानी कि इसमें हमारे पास दोनों में से आपको क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर आई थिंक ये क्या हो गया, शायद डेट एंड टाइप तो लिखा है मैंने, नहीं ये नहीं है डेट एंड टाइम, आई थिंक लोकल है।
तो इसके अंदर आपके पास जब सेलेक्ट करते हो तो आपके पास यहाँ पे टाइम का जो है ना पूरा खुल जाता है, आप इसमें टाइम सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन है अगर आपको इस तरह का डेटा रखना है तो। डिपेंड करता है आपका फॉर्म किस तरह का है और आप कौन कौन सा कैटेगरी में डेटा को जो है ना रख रहे हो। इनपुट टाइप इसके अंदर हमारे पास आता है। अच्छा, इनपुट टाइप अपडेट हो गया, ईमेल हो गया। इसमें हमारे पास इनपुट टाइप हमारे पास फाइल होती है जो कि मोस्टली इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा, यानी कि वो इस्तेमाल हुई हुई है इस वक्त आपके इस पे अपलोड पिक्चर पे अप्लाई हुई हुई है। ठीक है, ये आपकी इनपुट टाइप क्या है, टाइप जो है फाइल है। जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे दिखाऊंगा चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा है और मेरे पास यहाँ पर ये पूरा एक स्ट्रक्चर ओपन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये मेरे पास एक फ़ाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने एक फ़ाइल सेलेक्ट कर ली, लेट सपोज मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको ओपन किया, तो यहाँ पे उसका नाम आ जाता है। ठीक है, वो सिलेक्टेड हो गई है। इसके अलावा हमारे पास इनपुट टाइप, यार अगर इनपुट टाइप जो है सिटी और कंट्री है तो फिर हमें मैन्युअली सिटी और कंट्रीज जो है वो टाइप भी करनी पड़ेंगी, खुद बनानी पड़ेंगी। आप उसको बना सकते हैं एक तरीके से, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। एक मिनट मुझे दे दें। ठीक है, जैसे मैं लास्ट ये बता रहा हूँ, बाकी आप लोग जो है खुद से देख लीजिएगा, जो कि इसमें रह जाए तो जो जो हमने नहीं किया है ना, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे। जैसे इसमें हमारे पास इनपुट टाइप रेडियो हमने देख लिया है, रेंज है, रीसेट है, सर्च, सबमिट, टेल, टेक्स्ट टाइम, रेंज ही है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक इनपुट टाइप और टाइम एक साथ लिखेंगे? आप अलग भी कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, अच्छा। सही है, तो ये रेंज भी हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो बाकी जो इनपुट टाइप हमारे पास रह गई हैं वो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना उसकी। ठीक है, खुद ही देख लेना चीज़ों को, कोई चीज़ ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना, अदरवाइज़ आपको HTML की इस बुक के अंदर चीज़ें मिल ही जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो मुझे डिस्कस करना था वो था कि हमारे पास टेक्स्ट एरिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया हमारे पास नॉर्मली तौर पर इस्तेमाल होता है, इनपुट टैग है हमारे पास सर टेक्स्ट एरिया। सर इसमें रिक्वायर्ड वाला एट्रीब्यूट हो गया? नहीं, इसमें रिक्वायर्ड वाला एट्रीब्यूट नहीं हुआ। गुड, वो अच्छा हुआ आपने जो बता दिया, मैं देख लेता हूँ उसको भी। इसमें रिक्वायर्ड वाली चीज़ भी रह गई है। और इन टेक्स्ट एरिया जो है हमारे पास जो है ना, ये एक बेसिकली आपके पास फीडबैक कमेंट्स के लिए जो है हम इसको सर यूज़ एक करते हैं। वो भी तो होता है मतलब कि कंपलसरी, वो इम्पोर्टेंट जिसके ऊपर वो स्टार बना हुआ आता है, उसी को रिक्वायर्ड कहते हैं। कंपलसरी है जी। जी जी, उसको रिक्वायर्ड जी कहते जी, हैं, बिल्कुल। मैं वो आज तक समझाऊंगा चीज़ों को एक साथ जब हम ठीक है ठीक इसको है। देख लेंगे। अच्छा, तो टेक्स्ट एरिया हमारे पास आ रहा है। ठीक है, टेक्स्ट एरिया के अंदर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक काइंड ऑफ फीडबैक और उसके लिए यूज़ होता है। कमेंट्स करने के लिए आपके पास अक्सर ऑप्शन आ रहा होता है इस चीज़ का। इसके अंदर हमारे पास वही चीज़ होती है, मैक्स लेंथ होती है इसके अंदर हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास विड्थ होती है, आई थिंक, नहीं, मैं भूल रहा हूँ। इसके अंदर एक और चीज़ हमारे पास होती है जो कि इसका साइज़ इंक्रीज़ करती है, नहीं, रॉ कॉलम होती है इसके अंदर, हाइट रॉ सर, रॉ रॉ हाइट कॉल विड्थ, रॉ कॉलम होता है इसके अंदर, नहीं, रॉ कॉलम होता है इसके अंदर, रो रॉस। कॉलम होता है सर, रो जी, कॉलम, रॉस यस। कॉलम होता है सर इसके आपकी अंदर। screen बहुत अटक रही है। सॉरी, कुछ कह रहे हैं? आपकी स्क्रीन बहुत अटक रही है सर। अब सही है? जी जी, अब सही है। ठीक है, तो ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया किसी लॉन्ग टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आपने अक्सर देखा होगा जहाँ पे फीडबैक का ऑप्शन आ रहा होता है, आपके पास एक बड़ा टेक्स्ट वाला ऑप्शन होता है। ठीक है, तो वहाँ पर ये आपके पास टेक्स्ट एरिया इस्तेमाल हो रहा होता है, जिसमें हम किसी भी तरह का डेटा जो है ना गेट कर सकते हैं उससे। ठीक है, इसकी लेंथ यहाँ से जो आप देखोगे, यहाँ पे इसके पास, यहाँ से आप इसको जो है बड़ा छोटा कर सकते हो, यहाँ से देखना आ रहा है। इसकी आप लेंथ बढ़ा के इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, बट जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो इसका बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। ठीक है, यानी कि मैं बस, ये टेक्स्ट एरिया आपका क्या है, आपके पास जो ऊपर इनपुट टेक्स्ट था वो स्मॉल टेक्स्ट के लिए था, ये लॉन्ग टेक्स्ट के लिए, बड़े टेक्स्ट के लिए, पैराग्राफ्स वगैरह आपको कुछ लिखने हो, ठीक है, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो।
नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, हाँ ड्रॉप डाउन सेलेक्ट का ऑप्शन आता है हमारे पास, सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट एक एट्रीब्यूट हमारे पास, सॉरी अपना टैग है, उसके अंदर हमारे पास होता है ऑप्शंस, ठीक है। सेलेक्ट के अंदर होते हैं ऑप्शंस, जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे कि हम यहाँ कर लेते हैं सिलेक्शन, हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल सिटी की, ठीक है। मैंने उसको नाम दे दिया सिटी, और मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया जैसे कराची, ठीक है, और लाहौर इस्लामाबाद, 3 लिख दिए मैंने, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये नाम यहाँ पे भी लिखने हैं, और ये लाहौर इस्लामाबाद वाले मैंने यहाँ पे भी लिख दिए, वैल्यूज़ के अंदर भी लिख दिए, ठीक है। ठीक है, कर दो उसको। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये बॉक्स आपके पास किस तरह शो होगा। ये आपके पास कुछ इस तरह शो होने वाला है बॉक्स नज़र आ रहा है। ये बेसिकली आपके पास शो हो रहा है, आपके पास यहाँ पर सेलेक्ट कंट्री के अंदर ऑप्शन आ रहा है। सेलेक्ट कंट्री में आपसे पूछ रहा है कि भाई कौन सा इसके अंदर आपके पास है, पाकिस्तान है, तुर्की है, यमन है, कौन सा है, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर मैं इसको कंट्री कर दूंगा तो ये बिल्कुल आपको वैसे ही लगेगा, जैसे मैं इसको कंट्री कर देता हूँ, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं चेंज पाकिस्तान, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया, ठीक है। इसको हम कर देते हैं नहीं पाकिस्तान नहीं, इसको हम कर देते हैं कुछ भी कर देते हैं यार, इसको क्या बोलें, इसको तुर्की कर देते हैं, ईरान। तुर्की कर देते हैं, ठीक है। ये वैल्यू बस आपने यहाँ पर भी लिखनी है सेम, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना ये लेबल्स हैं बेसिकली, अगर आप यहाँ पे नहीं भेजेंगे तो ये लेबल्स काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ हमारे पास यहाँ शो हो रही है। अब हम इस पर सेलेक्ट करेंगे इंडिया तो इंडिया सेलेक्ट हो जाएगा, और इस पर सेलेक्ट करेंगे तुर्की तो तुर्की सेलेक्ट हो जाएगा, सही है। तो ये ड्रॉप डाउन है आपके पास, आपके जो है ना काम में इस्तेमाल में जो है इस तरह इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है डिवाइसेस के लिए यूज़ किया हुआ है कि भाई व्हाट डिवाइस डू यू लिसन टू म्यूज़िक ऑन आईपैड, रेडियो, कंप्यूटर, उसके लिए इन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, जल्दी से बताएं। यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसके अंदर भी हमारे पास सेलेक्टेड का ऑप्शन है, जैसे वहाँ पर हमारे पास चेक था इधर सेलेक्टेड है, यानी कि वो सेलेक्ट होगा जो कि हम पहले से सेलेक्ट करना चाहें। तुर्की सेलेक्टेड है पहले से, ठीक है, वरना पहले पाकिस्तान आपके पास आ रहा था, अब तुर्की सेलेक्टेड है। तो ये आपके पास जो है सेलेक्ट जो है आपके पास यूज़ हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल सिलेक्शन भी होती है, ठीक है। आई थिंक उसको हम लिखते हैं मल्टी मल्टीपल से। तो ये क्या करता है, फिर एक साथ 2 सिलेक्शन कर सकता है। जैसे यहाँ पर मुझे बोल रहा है भाई मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है, इंडिया सेलेक्ट करना है, तुर्की सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे इन्होंने बताया ना यहाँ पे साइज़ बता दिया, इन्होंने यहाँ पर क्या यूज़ किया हुआ है कि मल्टीपल, ये रहा मल्टीपल यूज़ किया हुआ है एक साथ सेलेक्ट करने के लिए। इनपुट टाइप फाइल हमने देख लिया, इनपुट टाइप सबमिट हमने देख लिया, इमेज हमने देखा नहीं है बट आप देख लेना, ठीक है। बटन हमने देख लिया, लेबल हमने नहीं देखा, लेबल समझा देता हूँ मैं। लेबल एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक आसान कॉन्सेप्ट, मैं आपको बहुत आसानी से समझाता हूँ जो मैंने पीछे वाला काम किया हुआ है उसको देखते हुए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ अपने इस मेल और फीमेल के ऊपर, अब आप देखें हमने जितने भी टैग्स लिखे हैं ना सारे हमने ऐसे लिखे हैं बगैर टैग के, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, काम चल जाता है, बट सही तरीका नहीं है। इसका बेहतर तरीका होता है कि हम एक लेबल का टैग यूज़ करें, जो कि बेसिकली काम ही उसका जो है लेबल का है, सही है। यहाँ पर हम क्या करें, इस चीज़ को इसके अंदर रख दें या इसके बाहर रख लें, वट जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है, बट मैं इसको अंदर रखना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। और इस चीज़ को मेल को कॉपी करें, यहाँ पे ले आएं, ये शायद वहीं सही था, वहीं सही था, ठीक है। अब ये आपके पास क्या आ गया, एक लेबल के अंदर आ गया। तो कोई खास डिफरेंस आपको नज़र नहीं आया, बट डिफरेंस इसका क्या है, इस फॉर का डिफरेंस है, ठीक है। फॉर का क्या डिफरेंस है मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। पहले मैं नीचे वाले फीमेल में भी लेबलिंग कर देता हूँ, ठीक है। ये नीचे लेबल आ गया। इस फॉर का डिफरेंस क्या है मैं आपको समझाता हूँ।
ये इसका डिफरेंस है, आपका ताल्लुक है आपकी जो आईडी हम नहीं लिख रहे थे ना, हटा रहे थे उससे, यानी कि मैंने इसको आईडी दे दी एम, ठीक है, मैंने फॉर में भी लिख दिया एम। तो अब होगा ये, पहले हम क्या कर रहे थे, जब हम इस पे इसके ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर रहे थे इस डॉट के ऊपर, राइट। अब इसको आईडी देने से इसको फॉर पे कनेक्ट करने के दोनों का, यानी कि फॉर और आपकी आईडी दोनों अगर सेम हो लेबल के अंदर, तो ये होता है कि मैं इस मेल के ऊपर जाके भी क्लिक करूंगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, समझे। यानी कि मैंने फीमेल पे नहीं किया, देखो आप यहाँ पे नहीं सेलेक्ट हो रहा, यहाँ पे मुझे इस पे सेलेक्ट करना पड़ रहा है। बट अगर मैं उस फॉर और आईडी को जब इस पे कर रहा हूँ लिंक, तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया मेल के ऊपर, तो मेरे पास क्या हो रहा है, ये सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे आता हूँ, आप सेलेक्ट कर रहे थे इसके ऊपर, अगर मैं इसको नो पे सेलेक्ट करूँ तो ये नो पे क्या हो रहा है, इसको सेलेक्ट कर रहा है, यस पे सेलेक्ट करने पे भी इसको सेलेक्ट कर रहा है। तो ये हमने क्या किया हुआ है, इसको लेबल करके इसको एक साथ रैप कर दिया है, ठीक है। ये बात समझ में आई, जल्दी से बताएं कितने लोगों को समझ में आ गई है। तो सर फोर के अंदर जेंडर नहीं लिखेंगे, लेबल फोर जो नहीं है नहीं नहीं, जेंडर नहीं लिखेंगे, नेम बेसिकली वो हम लोग ना लेबलिंग अपनी उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, अपना क्या कहते हैं उसको, फ्रंट एंड के लिए यूज़ कर रहे एंड हैं, बैक एंड के लिए नहीं। अगर तो बैक एंड के लिए यूज़ करते हैं ना, तो फिर हम वो चीज़ें यहाँ पे फिर हम जेंडर वेंडर लिखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इसको लिंक करने के लिए आईडी के बेस पे कनेक्ट कर रहा है, इस वजह से जो है हम उसको एम यूज़ कर रहा है। अब आईडी का कॉन्सेप्ट क्या है, आईडी का एट्रीब्यूट क्या है, हमारे पास दो तरह के एट्रीब्यूट बड़े कॉमन इस्तेमाल होते हैं, आईडी और क्लास, सही है। मैं बिल्कुल समझा देता हूँ आपको लेबल थोड़ा सा और, कोई मसला नहीं है। अच्छा, हमारे पास दो तरह के एट्रीब्यूट इस्तेमाल होते हैं, आईडी और क्लास। अब आईडी एट्रीब्यूट क्या है, आईडी एट्रीब्यूट एक चीज़ की अपनी स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका एनआईसी आपकी आईडी है, ठीक है, वो सिर्फ आपको ही असाइन होता है, किसी और को असाइन नहीं होता, ठीक है। तो अगर तो हमें कोई ऐसा काम करना है जो कि हम चाह रहे हैं सिर्फ उसी टैग के अंदर हो, उसी हेडिंग के अंदर हो, उसी पैराग्राफ के अंदर हो, क्योंकि ये सारे टैग के अंदर होता है, आपके जितने भी एचटीएमएल के टैग हैं उसमें आईडी और क्लास दोनों होते हैं, तो आप उसको आईडी डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा कि वो काम सिर्फ उसी टैग के अंदर होगा, इसके अलावा नहीं होगा। सर आप कहते हैं कि नहीं सर, अगर हम उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल H2 हम दो बार यूज़ करते हैं, तो क्या हम दोनों को सेम आईडी दे सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन हमें देना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि अगर तो आप किसी चीज़ को आईडी दे रहे हो तो वो फिर आपको एक पर्सन को एक ही आईडी देनी होगी, इसके अलावा आप किसी को जो है ना मतलब आईडी वो सेम ना दो, ठीक है। ओके, ठीक है, कहाँ गया, ये बात समझ में आ गई, जल्दी बताएं। सर नहीं आए, थोड़ा दोबारा repeat। ठीक है, मैं समझाता हूँ। आईडी और क्लास जो है एक दो इंपॉर्टेंट टैग हमारे पास इस्तेमाल होंगे। आईडी से मुराद है, यानी कि अगर मुझे कोई काम करना है एक पर्सन के लिए, ठीक है, एक टैग के लिए, सिर्फ एक टैग में चाहता हूँ और किसी में करना नहीं चाहता, मैं इसको मेनली इस्तेमाल करेंगे हम लोग सी एस एस के थ्रू, ठीक है। जब हम सी एस एस बना रहे होंगे तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि हमारी जो H2 की दो हेडिंग्स हैं उसमें से एक हेडिंग का कलर हो जाए रेड, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, उसको समझना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि उसको आईडी देकर उसका कलर रेड कर दूंगा, ठीक है। अब आईडी को हम मेनली किस बेस पर रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इस चीज़ को मैंने आईडी दिया एम, यानी कि इसकी आईडी है मेल। अब मैं इसको आईडी मेल यानी कि आईडी एम करके नहीं दे सकता, ये गलत तरीका हो जाएगा, क्योंकि मैंने आईडी दो पर्सन को सेम असाइन कर दी। ये वाली बात है कि आपका एनआईसी का नंबर किसी और के पास भी है, यानी कि किसी और को भी जो है ना गवर्नमेंट ने एनआईसी का नंबर दिया हुआ है, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपके पूरी एक जो ट्री चलता आ रहा है, फैमिली ट्री चल रहा है उसमें, या आपका जो आगे की प्रॉब्लम जो चीज़ें हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो आईडी क्या होती है, हमेशा एक टैग की अपनी सेपरेट होती है, उसको हमेशा अलग ही आपने डिफाइन करना होता है। सबकी अपनी अपनी आईडी बना सकते हैं, यानी कि मैं सब्जेक्ट की आईडी बना सकता हूँ तो मैं इसको आईडी असाइन कर दूंगा। अब मुझे इसकी आईडी बनानी तो मैं इसको इस तरह कर दूंगा, ENG कर दूंगा, या मैं इसको पूरा इंग्लिश लिख के कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको वो चीज़, यानी कि इस मैथ्स वाली चीज़ को वो आईडी असाइन नहीं कर सकता जो कि मैंने ऊपर इंग्लिश दी हुई है, तो ये मेरे लिए गलत हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ।
जल्दी से बता दें। किसको समझ में नहीं आ सर रहा है? आईटी से सर आईटी सेम ही नाम से रखनी होगी, जैसे आपने इंग्लिश लिखा तो ईएनजी इंग्लिश से ही नहीं नहीं बनाएंगे, नहीं, नहीं अब कोई भी रख मेरी बात समझेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। आईडी को हम कभी भी सेम नहीं रख सकते, वो हमारे ऊपर है। अगर मैंने इसको एम रखा हुआ है तो मैंने इसको मेल तो नहीं रखा ना, ना मैंने इसको वैल्यू से सिमिलर रखा है, ना मैंने इसको जेंडर के सिमिलर रखा है, ना मैंने उसके नेम से सिमिलर रखा है, नहीं, मैंने इसको एम रख दिया, मेरी मर्जी। ठीक है, तो आईडी का किसी का कोई भी नाम रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ये मुझे अभी भी, आप देखो मेरा एआई मुझे खुद बोल रहा है बार बार कि यार आईडी आपने एम रखी हुई है, इसको आप एफ कर लो, चूंकि ये फीमेल है, मेल नहीं है, इसको बार बार आप कह रहा है मुझे एफ कर लो, क्योंकि इसको पता है कि आईडी कभी भी सेम नहीं होगी। अगर आपने एक पर्सन को आईडी एम असाइन करी है तो दूसरे पर्सन को आईडी एम असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ी और क्लियर होगी जब हम सीएसएस पे काम कर रहे होंगे, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा इसका कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब क्लास वो चीज़ है, ओके सर। क्लास वो चीज़ है जो कि हम मेनली तौर पर पूरी क्लास पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि हम एक साथ 4-5 लोगों पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपके स्कूल कॉलेजेस की बात करते हैं तो आपको जो आईडी दी जाती है, आपका रोल नंबर आपकी आइडेंटिटी होता है, यानी कि उसकी बेस पे आपको बुलाया जाता है, उसकी बेस पे आपकी फीस होती है, वट एवर सारी चीज़ें उसी बेस पे हो रही होती हैं, राइट। बट जब बात क्लास की होती है तो आप जैसे बोलते हैं भाई ये क्लास ए है, तो क्लास ए के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो यानी कि क्लास जो वर्ड है वो हम मल्टीपल टेक्स्ट को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई मैंने बैकग्राउंड कलर रेड करना है, तो मैंने उसके लिए H2 पे क्या करा, आईडी लेके मैंने उसको टारगेट कर लिया। अब मैं आपसे कहता हूँ कि यार इस पूरी वेबसाइट के अंदर जो है ना मेरे जितने भी पी टैग है ना, उनको जो है ना मुझे कलर ग्रीन करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सब जितनी भी पी टैग थे उसको आपने अगर एक क्लास असाइन करी होगी, तो आप सिर्फ उसको टारगेट करोगे और उसकी बेस के ऊपर क्या करोगे, उसका कलर ग्रीन कर दोगे। ठीक है, यानी कि क्लास का पर्पस है जमा होने के लिए, यानी कि जब आप एक साथ बहुत सारे लोगों पे अपने एक चीज़ इंप्लीमेंट करनी है तो वहाँ आप क्लास यूज़ करोगे, और जहाँ पर आपने एक पर्सन के लिए एक काम करना है वहाँ पे आप आईडी यूज़ करोगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, क्लास और आईडी में थोड़ा डिफरेंस समझ में आया, भले ही आपको थोड़ा बहुत ही सही, ज़्यादा नहीं आया हो, वो हम जब ये चीज़ सीएसएस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, लेबल का मैंने आपको बताया ना, जैसे हमने यहाँ पर नेम एक लेबल डिफाइन किया था, जैसे यहाँ पर मैंने नेम, तो ये मैंने क्या किया है, ये इसको एक लेबल डिफाइन किया है, लेबल किया है। तो अब इस लेबल की बेस के ऊपर मैं इसको मुझे पता चल रहा है यार ये लेबल क्या, यानी कि इसमें मुझे डेटा कौन सा डालना है। यानी कि मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे पता चल रहा है भाई यहाँ पर नेम लिखना है, मैं यहाँ पर कुछ और भी लिख सकता, पासवर्ड भी लिख सकता था, मैं यहाँ पर जैसे अपना फ़ोन नंबर लिख लेता, तो मुझे तो नहीं पता चलता। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, उसको लेबल लगाया है। तो वही काम हमने किया है, बस अब एक टैग से करा है। हमारे पास टैग होता है लेबल का। ठीक है, जैसे मुझे अगर ये चीज़ यहाँ पे करनी है तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे आऊँगा, लेबल का टैग यूज़ करूँगा। ठीक है, लेबल, और उसके अंदर मैं जाके अपना इनपुट टैग इसके अंदर ले जाऊँगा। ठीक है, नज़र आ रहा है? अच्छा, अब मुझे इसको लेबल असाइन करना है, जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पर यह क्या बोल रहा है मुझे, आईडी नेम, तो यहाँ पर फॉर भी ये नेम सेट कर रहा है, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। बट अगर मुझे नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ नहीं मुझे ये नेम नहीं लिखना, मुझे सिर्फ एन लिखना है, तो मैं ये एन की बेस पर भी काम कर सकता हूँ। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर यहाँ नेम लिखा है तो वहाँ पे भी नेम लिखूँ, एन भी लिख के काम चला सकता हूँ। बट पर्पस क्या है कि ये चीज़ को लेबल कर देता है, टैग दे देता है कि यार इसके अंदर क्या है, आपका सिर्फ नाम इस्तेमाल होगा, यानी कि आपको इसमें नाम लिखना होगा, इसके अलावा आप इसमें कोई नंबर नहीं लिखोगे। अब कोई बेवकूफ़ होगा जिसने यहाँ पे नेम देख के कोई जो है ना यहाँ पे नंबर लिख रहा होगा, या तो उसको पढ़ना नहीं आता, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई? सर सर ये यस आईडी सर। की आईडी हम नहीं डाले तो मसला होगा क्या? किस चीज़ में, लेबल के अंदर? जी जी, आपने बोला कि आईडी लगाना लाजमी है, तो आईडी नहीं डाले तो आईडी वैसे भी आईडी आ रही तो। आईडी आप नहीं डालोगे तो भी काम चलेगा, बट फिर होगा ये कि आप जब इस नेम पे क्लिक करोगे ना, तो देखो टारगेट नहीं कर रहा ये इस बॉक्स को। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे आईडी डालूंगा ना, अच्छा आईडी वापस से वो डालूंगा, तो आप देखना यहाँ पर क्या करेगा, मैं इस नेम पे क्लिक करूंगा, ये इसको टारगेट करेगा, देखना, देखा, कलर चेंज हुआ, फौरन बता जी। टारगेट किया कि भाई नेम है। तो ये इस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है आपके पास। अच्छा अच्छा। ठीक है,
ग्रुपिंग फॉर्म एलिमेंट्स के ओके लिए सर। आप फील्ड सेट यूज़ कर सकते हो, यानी कि आपको अगर एक साथ काफ़ी चीज़ें रखनी है, इस तरह का फॉर्म बनाना है, तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे उन्होंने यहाँ पे लेजेंड्स के अंदर यूज़ किया हुआ है, बट ये चीज़ें आप जो है ना इस्तेमाल नहीं होती है HTML5 के अंदर इतनी, तो आप चाहो तो यूज़ करो, नहीं चाहो तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। अच्छा, फॉर्म वैलिडेशन पे हम आते हैं। ठीक है, यानी कि फॉर्म पे हम वैलिडेशन लगाएं। अब जो बात मैं आपसे कर रहा था पहले, इसको मैं आता हूँ, चेक बॉक्स कहाँ गया हमारा, इनपुट टाइप बटन, इनपुट टाइप सबमिट। सबमिट को हमेशा हम लास्ट में रखते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, आपका एक आखिरी में फॉर्म सबमिट कर रहा होता है, तो इसको फॉर्म के अंदर ही रखते हैं, लेकिन सब में लास्ट में। ठीक है, तो मैंने इस वक्त भी वही किया आपके साथ, और मैंने इसको यहाँ रख दिया। ठीक है, इसको मैं BR लगा देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा जो है इससे सेपरेट हो जाए। यहाँ पे भी कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा यहाँ से भी उठ जाए। ठीक है, अब जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, अगर तो मैंने कोई चीज़ फिल नहीं करी है, तो क्या कर देगा, डेटा सबमिट कर देगा। ठीक है, अभी आपको इसलिए आ रहा है क्योंकि इसने पोस्ट की रिक्वेस्ट करी है, और मेरे पास कहीं पे भी जो है ना ये डेटा जा नहीं रहा है, तो उस वजह से ही आपको एरर दिखा रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम इसके अंदर आई है। ओके, इसको दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो अभी मैंने आपने देखा कि इसने फॉर्म सबमिट किया, क्योंकि मेरे पास तो डेटा जो है ना सबमिट भी नहीं था, यानी कि मैंने फिल भी नहीं करा हुआ, ना नेम पासवर्ड, फिर भी सबमिट कर दिया। क्यों क्या किया मैंने, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस वैलिडेशन नहीं लगाई है। तो वैलिडेशन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कीवर्ड होता है रिक्वायर्ड का। ठीक है, जब हम रिक्वायर्ड का कीवर्ड इस तरह यूज़ कर लेते हैं अपने इस इनपुट के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर इनपुट टाइप रेडियो के अंदर मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अच्छा, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं इस ID के बाद भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसने क्या कर दिया, उस चीज़ को रिक्वायर्ड कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पर आऊँगा अपने इस को भी यहाँ यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा अपनी ईमेल के अंदर इस चीज़ को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये मुझे रिक्वायर्ड बोल रहा है, नंबर पे मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा। अब हमें हर चीज़ भी रिक्वायर्ड नहीं करनी, ये भी याद रखना। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हमने उसको रिक्वायर्ड किया हुआ, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है हमने उस पर नहीं किया हुआ। ठीक है, सॉरी। अच्छा, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, सही है, ये मुझे सबमिट नहीं करने देगा। देखा क्या आ रहा है, प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड। मैंने जैसे इसमें ये चीज़ मैंने करी है, अब देखो अब आ रहा है प्लीज़ लेंथ दिस टेक्स्ट टू 4 करेक्टर और मोर। अब ये 4 कहाँ से आया, ये आपको याद होगा कि हमने जब HTML हम जब ये अपने में पहला टैग लगाया था, तो मैंने आपको ये मिनिमम लेंथ इसकी 4 दी थी, तो ये मुझे उसकी वार्निंग दे रहा है सारी चीज़ों की, जब तक ये कंप्लीट नहीं करेगा वार्निंग। मैंने लिखा इस तरह करके, या मैंने इसको हटा के कोई टेक्स्ट लिखा, अब जब तक ये 4 नहीं होगा ना, ये मुझे वार्निंग देगा। देख रहे हैं, वार्निंग चली गई। अब मैं दोबारा जाके सबमिट पे क्लिक करूंगा, ये मुझे बोलेगा कि भाई अपना जो आपका ये जेंडर है ना, इसको भी आप क्या करो, क्लिक करो, कुछ ना कुछ सेलेक्ट करो। ईमेल पे मुझे वार्निंग देगा, आप ये आहिस्ता आहिस्ता करके ईमेल पे दे रहा है। अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ईमेल लिख दी, अब देखो ईमेल में मुझे क्या बोल रहा है कि प्लीज़ इंक्लूड एट द रेट। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ आपकी आ रही है इसकी वजह से नहीं आ रही, ये आपकी आ रही है इनपुट टाइप ईमेल की वजह से। ठीक है, अब मैं अगर बगैर एट द रेट करके इसको सबमिट करने की कोशिश करूंगा, ये मुझे एरर देगा। ये देख रहे हैं, ये मुझे क्या बोल रहा है, आप इसमें क्या करो भाई, इसमें एट द रेट यूज़ करो। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि ये रिक्वायर्ड का कीवर्ड क्या कर रहा है, जल्दी से बता दें, जल्दी से। यस सर, आ रही है। ठीक है। सर हम प्लेस होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं ना, मैं नेम या ईमेल वगैरह के लिए। जी जी, मैं उसी उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा, दूसरा हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर का। ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एंटर योर नेम, यानी कि अगर हम लेबल यूज़ ना करें तो हम उसके बगैर भी इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ लिखा हुआ आ रहा है एंटर योर नेम,
या आपके फॉर्म में भी लिखा हुआ आ रहा है सेलेक्ट कंट्री, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एंटर योर फादर नेम, एंटर योर फुल नेम, ये हमारे पास कहलाता है प्लेस होल्डर। हम इसको पासवर्ड में भी रख सकते हैं, इसको ईमेल में रख सकते हैं, नंबर में रख सकते हैं, यानी कि हम अपनी मर्जी से किसी भी सर जगह पर इसको रख सकते हैं। जी, सर हमको बॉक्सेस की अगर विड्थ या हाइट बढ़ानी है तो? वो हम CSS के थ्रू कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तब ये स्टाइलिंग सीएसएस के थ्रू ही होगी। बिल्कुल, स्टाइलिंग, वो सारा स्टाइलिंग का काम आता है ना, खूबसूरती का, सेट ठीक है करने का, ठीक है ठीक तो है वो हम सब CSS से कंट्रोल ठीक करते है। हैं। ये चीज़ क्लियर है, जल्दी से बताएं। जी सर। सर अगर हम चाहें एक एक के बजाय एक ही बार रिक्वायर्ड चीज़ें बता दें, हम जब हम रिक्वायर्ड बॉक्सेस को फिल ना करें। सर अगर हम चाहें कि एक एक के बजाय एक ही बार रिक्वायर्ड चीज़ें बता दें, हम रिक्वायर्ड बॉक्सेस, मैं आपकी बात नहीं समझा हूँ, बता क्या कह रहे हो आप। ठीक है, डेट इनपुट तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर बता दिया है, और सर्च इनपुट इसके अंदर हमारे पास होता है, और भी बहुत सारे इसमें इनपुट टैग हमारे पास इस्तेमाल हो सकते हैं, जो कि आप इस बुक से देख लीजिएगा, ठीक सर है। वो तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे प्रैक्टिस होती जाएगी तो पता चलता जाएगा कौन कौन से इनपुट टैग होते हैं। जी जी, ऐसा ही है, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको चीज़ें जो है ना क्लियर होती जाएंगी। मेरे पास टाइम शॉर्ट है, नहीं तो मैं चीज़ें बहुत डेप्थ में पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाना था मुझे, बट वो ये कि टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट अगर आपको ये पढ़ना है तो फिर मैं वो कहूँगा कि ये चीज़ मैंने ऑलरेडी शायद पहले वाली जो थी चीज़ें मैंने उस पर कवर कर दी थी। एक मिनट, मैंने वो बंद कर दिया है। अभी वाली प्लेलिस्ट के अंदर तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ये आपको इस वाली प्लेलिस्ट के अंदर नहीं मिलेगी चीज़, क्योंकि इसमें हमने अभी तक चैप्टर 7 कवर नहीं करा है, और मे बी शायद हम ना भी कर सकें इसके अंदर, क्योंकि मेरा जो है ये सेक्शन चेंज हो गया है, तो मेरा ट्रांसफ़र कहीं और हो गया, तो इस वजह से मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँगा इस वाले कोर्स को, तो वो फिर अलग से मुझे उसकी वीडियोस डालनी पड़ेंगी, लेकिन इसमें वीडियोस डालूंगा, बट वो आई थिंक वहाँ पे CSS चल रही है, तो मुझे वहाँ से पढ़ाना है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आपको HTML का जो है वो जो फॉर्म वाली चीज़ें वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। आई थिंक चैप्टर कौन सा होगा इसके अंदर मुझे याद नहीं पड़ रहा, इसमें शायद जो है यही वाला होगा, 5 6 में देख लीजिएगा, ये रहा फॉर्म आ गया ना, चैप्टर 6 में फॉर्म है। हम्म, चैप्टर क्लास 6 में, क्लास 5 में देख लीजिएगा, इस दोनों के अंदर आपको मिल जाएगी, फॉर्म से रिलेटेड बात हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक्स्ट्रा मार्कअप की बात करते हैं हम लोग, तो इस पर हम आते हैं आगे चल के, ठीक है। चैप्टर 8 हमारे पास आता है, डॉक टाइप्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसमें काफ़ी चीज़ें हमारी कवर हो चुकी होंगी, ठीक है, नहीं होगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। डॉक्यूमेंट टाइप हमने बता दिया था आपको, यानी कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो हमारे पास ये डॉक टाइप है, ये बेसिकली डॉक्यूमेंट बता रहा है कि कौन सी HTML है, कौन सा ये चीज़ डिफाइन हो रही है। कमेंट्स इन HTML, मैंने शायद ये चीज़ नहीं बताई है कि हम लोग HTML के अंदर कमेंट्स करते हैं, ये शायद बता दिया है मैंने, मुझे याद पड़ रहा है, बता दिया था मैंने, ये बता दिया था, ऐसा ये मैंने बता दिया था। हाँ, गिटहब का, बिल्कुल राइट, आपने बहुत अच्छा बताया, मुझे गिटहब का बताना था, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। गिटहब का मैं बताता हूँ, इसको छोड़ते हैं, इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, गिटहब देख लेते हैं। अच्छा, गिटहब क्या है हमारे पास, गिटहब हमारे पास एक टूल है, एक प्लेटफॉर्म है, जो कि हम यूज़ करते हैं कोड को सेव करने के लिए, मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। अब इससे क्या मुराद है, यानी कि हमने कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो हम पहले उस चीज़ को बनाते हैं सही तरीके से, मतलब प्रॉपर हमने बना लिया, फिर हम क्या करते हैं, उस कोड को, उसका जो डेटा होता है, हम उसको गिटहब पे रखते हैं। अब गिटहब पे रखने की हमारे पास दो रीज़न है, एक, अगर तो आपका कोड आपके सिस्टम के अंदर है, आपके लैपटॉप के अंदर है, आपके पीसी के अंदर है, तो अगर आपका पीसी वगैरह ख़राब हो जाए तो जो है ना वो कोड जा सकता है, वो प्रोजेक्ट जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, काइंड ऑफ स्टोरेज है गिटहब, कि हम वहाँ पर अपना जो है एक रिपॉजिटरी बनाकर उसमें हम जो है कोड को रख लें, ठीक है। एक तो चीज़ ये हो गई।
दूसरा गिटहब का जो मेन पर्पस है वो बेसिकली आपके पास प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए होता है। अब प्रोजेक्ट को मैनेज करने से क्या मुराद है, यानी कि जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पर आप अकेले एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे होते, आपके साथ 4-5 लोग मिलके काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी इंडस्ट्री के अंदर समझे कि 4-5 लोग मिलके एक वेबसाइट, 4 लोग मिलके एक वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। और उसको जो है जब 4 लोग मिलकर वेबसाइट बनाएंगे तो चारों के अलग अलग पेजेस हैं, ठीक है। अब एक पर्सन ने वेबसाइट बना ली, एक पेज बना लिया अपना कंप्लीट कर लिया, दूसरे पर्सन ने अपना जो है ना पेज कंप्लीट कर लिया, तीसरे ने अलग कंप्लीट कर लिया, ठीक है। या मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आपको यहाँ पर समझा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए थोड़ी सी। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने आपसे बात करी कि भाई हमने 4 पेजेस बनाए हुए हैं, एक वेबसाइट है जिसके अंदर हमारे पास 4 पेजेस हैं। तो एक पेज हो गया पेज 1, ठीक है। और हमारे पास हो गया पेज 2, पेज 3, पेज 4, ठीक है। ये हो गया पेज 1 और ये हो गया हमारे पास पेज 2, पेज 3, ठीक है। ये 4 आप समझे हमने जो है ना एक बनाए, ठीक है, पेजेस। अब ये चारों ना अलग अलग पर्सन को असाइन हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ये असाइन हुआ है एक अली को, इस पे अली काम कर रहा है इस पेज के ऊपर, इस पे काम कर रहा है माज, ठीक है, इस पे कोई, जैसे इस पे काम कर रहा है ताहा, ठीक है, इस पे काम कर रहा है वासे, ठीक है। यानी कि 4 अलग डेवलपर्स हैं जो कि अलग अलग पेज पे काम कर रहे हैं। ये हो गया आपका होम पेज, ये आपका हो गया सर्विस का पेज, और ये आपका हो गया कॉन्टैक्ट का पेज, और ये आपका हो गया एक काइंड ऑफ प्राइसिंग का, ठीक है, प्राइसिंग पेज कर देते हैं। 4 डेवलपर 4 अलग पेज पे काम कर रहे हैं, सही है। अब बात यह है कि अगर इसको आप अपने हिसाब से समझो तो होगा ये कि जब 4 लोग अलग काम कर रहे हैं, जैसे अली ने अपना काम कर दिया तो और माज ने कर लिया, अब हमें जो वेबसाइट चाहिए, हमें तो वेबसाइट में ये चाहिए होता है ना कि भाई हमारा वेबसाइट का एक पेज है जिसके ऊपर हमारे पास क्या होती है, नैव बार होती है, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, पेजेस के नाम होते हैं। यानी कि उसमें हमारे पास क्या होता है भाई, जैसे हम उसमें हमारे पास आ गया होम, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास आ गया सर्विस, उसके अंदर हमारे पास आ गया कॉन्टैक्ट, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास आ गया प्राइजिंग। यानी कि हमारे पास तो कुछ इस तरह का डेटा शो हो रहा होता है, ठीक है। अब हम जब होम पे क्लिक करते हैं, होम पे चले आते हैं, सर्विस पे क्लिक करते हैं, सर्विस पे कॉन्टैक्ट पे करते हैं, कॉन्टैक्ट पे सर्विस पे जाते हैं, प्राइसिंग पे आते हैं, प्राइसिंग पे चले आते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ है। बट जब डेवलपर बना रहा है तो वो तो अलग अलग चार बंदे अलग अलग जो है ना पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, और इन आखिरी में वो क्या करते हैं, इसको एक साथ क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं ताकि ये आपके वेबसाइट से जो है ज्वाइंट हो सके, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि अली ने अपना होम पेज बना लिया, अब माज ने भी बना लिया। अब वो क्या बोलेगा, बोलेगा यार माज एक काम करो, मुझे सर्विस पेज का जो कोड है वो दो, मैं जो है ना होम के साथ उसको जो है ना ज्वाइन करता हूँ, मर्ज करता हूँ। इसी तरह ताहा ने बना लिया, ताहा बोलेगा कि यार जो है ना माज मुझे अपना सर्विस का पेज दो, या वासे बोलेगा कि मुझे अपना कॉन्टैक्ट का पेज दो। यानी कि ये क्या हो रहा है, कोड शेयरिंग हो रही है। या तो आप उसको कॉपी पेस्ट करोगे, या आप उसको जो है ना फाइलों को क्या करोगे, यूएसबी के थ्रू या डेटा ट्रांसफ़र करोगे व्हाट्सएप के थ्रू, वट जो भी करोगे ये चीज़ें करोगे, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है, इसके अंदर बहुत सारी इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके अंदर कोड फट रहा होता है आपका, अक्सर कॉपी करते हुए कुछ मिस हो जाती है, या मर्ज करते हुए प्रॉब्लम आ रही होती हैं। तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये आपके पास बहुत ज़्यादा जो है ना एक कंट्रोल नहीं होती हैं वो चीज़ें। अब ये मैं बात कर रहा हूँ एक सिंपल सी वेबसाइट की जिसमें 4 पेजेस हैं, हम लोग 50-50 जो है ना 200-200 पेजेस की वेबसाइट पे काम करते हैं। वेबसाइट नहीं, बेसिकली उसको एप्लीकेशन कहा जाएगा, वेब ऐप कहा जाएगा उसको। तो उस पर काम कर रहे होते हैं हम, ठीक है। जैसे मैं आपको जो प्रोजेक्ट दिखाया, मैंने आपको ये आई थिंक मैंने पता नहीं आपको दिखाया नहीं दिखाया, ये गुड गॉब्लिन मैंने अगर आपको प्रोजेक्ट दिखाया है, इसमें तकरीबन कोई 200 से ऊपर पेजेस हैं इसके अंदर काम करने के लिए, ठीक है। अभी आपको दिखने में इतना छोटा सा वेबसाइट नज़र आ रही है, तो सिर्फ वेबसाइट है। जब आप इसको फ्री ट्रायल पे लॉगिन करके स्टार्ट करोगे तो पूरा जो है ना इसके अंदर जो है ना आपको वो मिलेगा अपना आपको एक मुझे देना ज़रा 1 मिनट।
जी जी सर, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। ओके। सो इसकी बात कर रहा था गुड गॉब्लिन की। तो इसके अंदर क्या है कि हमारे पास मैंने कुछ 200 पेजेस पे काम किया। अब 200 पेजेस पे मैंने अकेले काम नहीं किया, मेरे साथ 3 4 5 डेवलपर्स ने मिलकर काम किया इसके ऊपर। ठीक है, और काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट था, तकरीबन कोई साल से ऊपर चला था ये, साल 1.5 साल से ऊपर सर ये चला था ये। आपने मतलब ये आपने बनाई है? हाँ, इस पे मैंने काम किया, इस प्रोजेक्ट पे, ये मेरा जो है ना अपना प्रोजेक्ट है। तो अब इस तरह की उस पे ना हम क्या करते हैं कि अब 4 बंदों ने जब काम किया हुआ है, तो हम क्या करते हैं उस पे हम गिटहब को यूज़ करते हैं इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि हम कैसे कंट्रोल करते हैं, हम एक मेन ब्रांच बना लेते हैं, यानी कि हम एक मेन बना लेते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, ये मेन प्रोजेक्ट होता है आपका। सही है। अब जो भी बंदा काम करता जा रहा होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अली ने काम किया, तो अली का जो काम है वो क्या करेगा, मेन से ज्वाइंट कर दिया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें कौन हैंडल करता है, ये सारी चीज़ें आपकी हैंडल करता है गिटहब। ठीक है। अब गिटहब के साथ हम गिट यूज़ करते हैं, उसके साथ जो है ना और चीज़ें यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो है ना अपना वासे ने काम किया, तो वो क्या करते जा रहे हैं, हम लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं मेन के अंदर, हम आपस में कोड नहीं शेयर कर रहे हैं, हम अपनी एक ब्रांच बनाते हैं। ठीक है, यानी कि एक काइंड ऑफ ट्री बनाते हैं। अब ट्री कैसे कंप्लीट होता है, ब्रांचेस के थ्रू। तो उस ब्रांच को जो है ना हम क्या करते हैं, मेन से मर्ज करते चले जाते हैं, यानी कि आपस में ज्वाइन करते चले जाते हैं। तो इस तरह करते 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 आपका मेन प्रोजेक्ट जो है ना पूरा कंप्लीट होता है, और इस तरह डिज़ाइन होता है, बनता है। ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल करते हैं गिटहब के थ्रू, यानी गिट के थ्रू। ठीक है। अब गिटहब कोई एक मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कोई बहुत रेयर, ये आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती है। इनफैक्ट नेटफ्लिक्स यूज़ करता है इसको, आपका आई थिंक मेटा भी यूज़ करता है इसको। ठीक है, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके अपने अपने अकाउंट्स हैं इसके ऊपर, जो कि अपनी अपने जो है ना प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। यानी कि ये नेटफ्लिक्स का जो है गिटहब है। ठीक है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर ये इसके जो है ना लोग हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। कौन सी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, गो और सी। अब नेटफ्लिक्स एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, और बहुत डेप्थ डिटेल चीज़ें हैं उसके अंदर काम करने के लिए। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, ये डीजीएस फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं। अब ये नेटफ्लिक्स एक अपना समझ लो एक टूल बना रहा है अपनी एप्लीकेशन को इन्हांस करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, और इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा कि नेटफ्लिक्स का सर्वर मोस्टली क्रैश करता ही नहीं है, मतलब बहुत ही आपने सुना होगा रेयर कि शायद जो है ना नेटफ्लिक्स का सर्वर क्रैश किया हो। रीज़न ये है कि वो इस चीज़ को इतना कंट्रोल करता है, इस चीज़ को इतना एक आर्किटेक्चर लेवल पर समझता है, चीज़ों को डिज़ाइन किया होता है उसने। यही चीज़ आपका जो है ना बैकएंड का मोस्टली पार्ट आता है कि आप आर्किटेक्चर को इस तरह डिज़ाइन करो कि इतने लोड भी आए तो वो क्रैश ना करे। ठीक है, और ये सारा आपका सिस्टम डिज़ाइन के अंदर जो है ना एक स्टडी आती है। ठीक है, अब ये इतनी सारी जो है ना इनकी रिपोजिटरीज हैं, उस पर बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह मेटा आता है। अब मेटा का कुछ अपना अपना जो है ना चीज़ें टूल्स चल रही हैं, अपनी रिपोजिटरीज हैं, इस पे काम हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है फेसबुक ब्रांच फॉर अपाची थ्रिफ्ट इंक्लूडिंग न्यू सी प्लस प्लस सर्वर लाइफ गार्ड। अब इन्होंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग ऑटोनोमिक नेटवर्क फंक्शंस। अब ये सारी चीज़ें ना आपको नहीं समझ में आएंगी कि इनका पर्पस क्या है, बट मेटा की जो टीम काम कर रही है ना उनको पता है इस पर क्या काम हो रहा है, उसका क्या पर्पस है। बट बेसिकली क्या है, ये लोग अपनी चीज़ों को बस इंप्रूव कर रहे हैं। एक बार तो इन्होंने अपनी वेबसाइट बना के रख दी, अपना जो सॉफ्टवेयर बना दिया, उसको अपडेट करते रहते हैं, उसमें नए फंक्शनल्स नई फीचर्स ऐड करते रहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पहले बहुत सारे फीचर्स नहीं थे, अब फेसबुक पे आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे नहीं थे, जैसे रीशेयर का ऑप्शन नहीं था, अब रीशेयर का ऑप्शन आ रहा है, पॉज का ऑप्शन नहीं था, पॉज का ऑप्शन आ रहा है। तो ये क्या है, इस तरह की फीचर्स हैं जो कि आप इनकी टीम्स उस पर ऐड ऑन करती जाती है। ठीक है, तो इनका कोड भी गिटहब के ऊपर रखा हुआ है। हाँ, अब दो चीज़ें हैं, एक होता है प्राइवेट कोड और एक पब्लिक कोड होता है। ये प्राइवेट कोड, कुछ कोड ये प्राइवेट रखते हैं, यानी कि कुछ कोड आपको दिखाने के लिए नहीं है, वो इनका सीक्रेट रेसिपी होती है। और कुछ चीज़ें इनकी जो है ना पब्लिकली होती हैं, जो कि वो आपको जो दिखाना चाह रहे होते हैं, जिस पे आप ये चाह रहे होते हैं कि आप भी उनके साथ मिलकर उस चीज़ को डेवलप करो। यानी कि आप इनफैक्ट इसको, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है ना ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। अब ये ओपन सोर्स क्या होता है, यानी कि इन्होंने एक इस तरह के रिपॉजिटरी बनाई हुई होती है, इस तरह की चीज़ बनाई होती है कि कोई भी डेवलपर आकर इस पर आके, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आया, मुझे लगा कि यार इस कोड में ना प्रॉब्लम है, या मैं इस कोड को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकता हूँ, अच्छा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इनकी जो है उस पर जाऊँगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, वैसे तो ये नहीं है। जैसे मुझे लगा भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनसे बात करी। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं इसको फॉर्क, और इसके अंदर क्या करते हैं हम अपना जो है ना जो इन्हांसमेंट करके इसको कोड को
पुश कर देते हैं। अब वो पुश होता है, दो वर्ड आप बड़ा समझना, पुश और पुल। पुल तो हम जब हमें गिटअप से जब डेटा लेना होता है हम पुल यूज़ करते हैं, जब हम गिटअप पे कुछ ना कुछ पुश डेटा भेजना होता है, अपनी रिपोजिटरी में डेटा सेट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उस रिक्वेस्ट को पुश करते हैं। तो जब मैंने इसमें से इन्हांसमेंट कर दी, उस चीज़ को फिक्स कर दिया, कुछ ना कुछ बना दिया, ठीक है, तो मैंने क्या किया, गिटअप पे पुश कर दिया। अब इनके अप्रूवल आएगा, यानी कि इनकी टीम जो होगी वो उस चीज़ को रिव्यू करेगी, उसको चेक करेगी कि मैंने क्या प्रॉब्लम सही जो है ना आइडेंटिफाई करी थी, और उसका जो सॉल्यूशन है क्या वो सही है। क्योंकि अगर तो मैंने उसमें कोई गलती कर दी, गलत काम कर दिया, तो वो अगर उन्होंने अपनी मेन ब्रांच के साथ मर्ज कर दी तो उनकी पूरी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, ठीक है। ये प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, ये सब पूरा प्रोसेस क्या होता है ये भी मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा जावास्क्रिप्ट के बाद, कि ये सारा प्रोसेस होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है। क्योंकि ये आपका कोर्स का पार्ट है, आपको समझना, आपको जो है ना इन चीज़ों की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनीवेज वापस आते हैं, बैक करते हैं। तो मैं क्या बता रहा था आपको, कि अगर मैंने कोड पुश कर दिया और अगर वो कोड सही है तो वो क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, और मेरा एक ओपन सोर्स प्रोडक्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन ऐड हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मैंने मेटा के अंदर एक कंट्रीब्यूशन ऐड किया है, मेरा अपना एक टास्क है, जो कि आपकी जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, बहुत बेनिफिट साबित हो सकता है, बेनिफिशियल साबित हो सकता है। यानी कि आप जाओगे किसी को बोलोगे, आप कुछ भी मत दिखाओ, आप बोलोगे यार मेरा मेटा के अंदर मेरा कंट्रीब्यूशन है, आप सिर्फ उसको वो दिखा दो, वो आपको बोलेगा भाई सैलरी कितनी लगे बता दो, मतलब फ़ौरन आपको जो है ना हाँ कर देगा, बोलेगा यार आप फ़ौरन आ जाओ, क्योंकि उसको पता है कि अगर किसी ने मेटा पे कंट्रीब्यूशन किया है तो वो यानी कि बहुत बहुत कोई चीता किस्म का आदमी होगा, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इन्होंने आपके लिए जो है ना यहाँ पे ओपन सोर्स जो है ना एक मॉडल डिज़ाइन किया हुआ है ताकि आप चीज़ को समझ सको, ठीक है। अच्छा, गिटहब पे आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले गिटहब पे आपको अपना अकाउंट बनाना है। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन है, तो मैं आपको यहाँ लॉगिन करके नहीं दिखा रहा, सही है। आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, सही है। आप साइन अप पे जाओगे, ठीक है, और साइन अप पे जाकर सबसे पहले आपने यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल कर लेना, या ईमेल पासवर्ड करके जो है ना यूज़र नेम सेट कर लेना। पासवर्ड इसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, याद रखना, ठीक है। तो आप एटलीस्ट पासवर्ड वो रखना कि जो आपको याद रह सके, लेकिन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा, नहीं तो बनाएगा नहीं है। इसके बाद कैप्चा वगैरह आएगा, आपने वो प्रोसेस को कंप्लीट करना है, आपका गिटहब का अकाउंट बन जाएगा। गिटहब का अकाउंट आपका बन जाएगा, तो जब आप जाओगे तो आपके डैशबोर्ड पे कुछ इस तरह का सिनेरियो आ रहा होगा, जैसे मेरा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास रिपोजिटरी आएगी नहीं, क्योंकि आपने बनाई नहीं है, तो यह एम्प्टी होगा ना, आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, क्योंकि मेरा तो काफ़ी जो है ना इन्हेंस हुआ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप जाओगे प्रोफाइल के ऊपर, सही है। कहाँ चला गया, इस पर आप क्लिक करोगे, और यहाँ पर रिपोजिटरी पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर रिपोजिटरी पे चले जाओगे, ठीक है। रिपोजिटरी पे जाकर आप इस न्यू पे क्लिक करोगे, और इसके ऊपर आप रिपोजिटरी का नाम डिफाइन कर दोगे, जैसे आपने लिखा HTML असाइनमेंट, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो छोड़ देना, ठीक है। असाइनमेंट 1 या कुछ वट जो भी कर दो आप, ठीक है। आपने इस तरह कर लिया, आपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कि आपको क्या असाइनमेंट और अटाइनमेंट आपने डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है पब्लिक और प्राइवेट का, आपको पब्लिक रखना है। प्राइवेट कर दोगे तो मैं उस कोड को नहीं देख सकूंगा, तो इसलिए आपने उसको पब्लिक रखना है, कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। और आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ इसको क्या कर देना है, क्रिएट रिपोजिटरी कर देना है, बस और कुछ नहीं। क्रिएट रिपोजिटरी आपने कर दी, ये आपकी एक रिपोजिटरी क्रिएट कर देगा, यानी कि आपका एक प्रोजेक्ट की फाइल क्रिएट कर देगा, जो कि अभी एम्प्टी होगी, इसमें कुछ भी डेटा नहीं है। अच्छा, ये कमांड्स लाइन के थ्रू होता है, ये हम चीज़ देखेंगे जावास्क्रिप्ट के बाद कि कमांड लाइन के थ्रू कैसे होता है, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ सिंपल है यहाँ पे आना है, क्रिएट न्यू फाइल और अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल। अगर आपने प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है तो आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपलोड एग्जिस्टिंग फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर चूज़ योर फाइल का ऑप्शन आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यानी कि मैं अब उस जगह पे आ चुका हूँ जहाँ पे मेरी फाइल होगी, मैं अपनी फाइल की लोकेशन देखूंगा कि मेरी फाइल की लोकेशन कहाँ है, ठीक है। जैसे अभी जो हमने काम किया मैं उसको यहाँ पे पुश कर रहा हूँ, आप जो है ना इजीली देख सकते हो। यानी कि मैंने ये फोल्डर 20 को सेलेक्ट किया, ओपन किया, मुझे ये सारी चीज़ें दिखा रहा है, मैंने इस पर भी ओपन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यानी कि मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ, या सारी एक साथ जो है ना कंट्रोल A करके सेलेक्ट करूँ, सबको सेलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, ओपन कर लूँगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपकी तो 4-5 फाइल्स होंगी ना, क्योंकि आपने 3 पेजेस और बनाने हैं, और एक पीरियोडिक टेबल का पेजेस है, या आपका जो है उसका क्लास टेबल का पेज होगा, तो तकरीबन 4 पेज आपके टोटल बनेंगे। तो 4 फाइल आपकी यहाँ पे होंगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफाइन कर देना है, आपने क्या करना है, क्या किया है आपने। तो वट एवर आप जो लिखना चाहो लिख दो।
चार पेजेस क्यों बनेंगे? असाइनमेंट 5 पेज इसलिए बनेंगे क्योंकि आपके पास असाइनमेंट मैंने आपको वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ना कि अलग अलग टास्क है सब, तो 5 नहीं 4 बनेंगे, सॉरी नॉट 5, 4 बनेंगे। यार मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से तो एक चॉइस है ही, और ये तीनों आपने अलग पेज पे करने हैं, तो इसलिए आपके पास 4 पेज हो गए ना। सर ये बिल्कुल सेम टू सेम बनाना है। आप अपनी मर्जी से टेक्स्ट रख सकते हो, मसला नहीं है, मतलब अब मेरे नाम की जगह अपना नाम रख दो, क्वालिफिकेशन कुछ और रख लो, वट जिस तरह आपकी मर्जी है से बना दो, ठीक है। चलें आगे। अच्छा, माय असाइनमेंट यहाँ पे नंबर 1 आपने कुछ भी लिख दिया, वट आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो यहाँ पर, या यहाँ पे जो लिखना चाहो लिख दो, ठीक है। या मैं लिख दूँ कि जो है ना, पुश असाइनमेंट 1, ठीक है, मैंने लिख दिया। आप चाहो तो इसको जो है यहाँ पे भी लिख दो, और मैंने कमिट कर दिया। मैंने कमिट जैसे ही किया, ये थोड़ी देर में प्रोसेस करेगा और मेरी फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। सही है। आपने जो मुझे सबमिट करना है ना, वो आपने जो पोर्टल पे मुझे आपने लिंक देनी है। आप अपने पोर्टल पे खोलोगे तो आपके पास उस आई आइकन के ऊपर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, या सबमिट का बटन आ रहा होगा, वहाँ पे आप जब क्लिक करोगे आपके ऑप्शन आएगा ऊपर गिटहब या नोशन की लिंक। तो हमें गिटहब की लिंक डालनी है, तो आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, इस लिंक को, यानी कि जहाँ पे आपकी फ़ाइल है रिपॉजिटरी के, जैसे ही आपने बनाया आपने इसको कॉपी करना है और आपने मुझे भेज देना है उसके अंदर, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ये बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ। यस सर। सर अगर प्रोफेशनल गिटहब हो तो स्मॉल रेपो क्रिएट कर सकते हैं। स्मॉल रेपो क्या क्या मुराद है, मतलब आपका, आपकी मर्ज़ी है, स्मॉल रेपो से क्या मुराद है? ठीक है, तो क्लास स्मॉल टास्क के लिए आप हर टास्क के लिए अपना बना सकते हैं, ठीक है। आप रिपॉजिटरी के अंदर हर टास्क के लिए जो भी आप काम करेंगे वो जो है आप उसके लिए एक अलग रिपॉजिटरी बना के जो है ना कीजिएगा, बेहतर होगा, ठीक है। अच्छा, गिटहब क्यों इंपॉर्टेंट है? गिटहब आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गिटहब आपका एक पोर्टफोलियो है, आपका एक फेस है जो कि डिफाइन करता है कि आपको कितनी डेवलपमेंट आती है। क्लाइंट के लिए बनाई थी भाई, मेरे लिए नहीं है, गुड गॉब्लिन क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो ये सर ये आपके पास कैसे आपको पता चलेगा हमने क्या काम किया है? आप जब मुझे ये कोड का जब ये शेयर करोगे ना, ये जो लाइन है अपना, ये जो लिंक है, तो मैं इस फाइल को ईजिली ओपन करके देख लूँगा, तो मुझे कोड आपका मिल जाएगा यहाँ पे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी इसके अंदर रख लेना, ठीक है। इसके अंदर इमेजेस भी आ जाती हैं, तो आप जब आपके पास ऑप्शन होगा कि आप जो है ना इसमें इमेजेस को भी सिलेक्ट करके उसी फोल्डर में रखना, और जो है उसको वहाँ पर जो है अपलोड कर देना, ठीक है। तो मैं इमेजेस भी देख के समझ लूँगा कि आपने कितना बनाया है, किस तरह बनाया, किस तरह दिख रहा है आपका, वरना मुझे यहाँ से कोड दिख जाएगा तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितना काम किया हुआ है कितना नहीं। ये बात समझ में आ ये गई? पॉसिबिलिटी आउटपुट जैसा शो हो रहा हो वो भी, जिसका स्क्रीनशॉट के बगैर कुछ आप रन करके देख सकें? नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ पे नहीं है, हमारे पास पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, मुझे इसको इसके बगैर ही करना पड़ेगा, ये पॉसिबिलिटी मेरे पास नहीं है। ये हम फ्यूचर में मतलब करेंगे, जब हम डिप्लॉय कर देंगे ना, तो फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी, फिर मैं आपको बोलूँगा भाई डिप्लॉयड लिंक मुझे आप प्रोवाइड कर दो, फिर हम जो है ना इस चीज़ को देख लेंगे। यानी कि मतलब मैं आपको डिप्लॉयड जब करना सिखा दूंगा कि आप जब कोड बना रहे हो उसको कैसे डिप्लॉय करना है, ठीक है, तो आपको ईजी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? सर क्लियर। ठीक है। यस सर। किसी का कोई सवाल है? नहीं, ठीक है, बस गिटहब पे फोकस कीजिएगा, गिटहब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एक प्रोफाइल है, आपका जो है ना फेस है। अगर मैं एग्जांपल इसकी दूं तो सिंपल ऐसी है कि अगर आपका गिटहब नहीं है तो फिर वो वाली बात है कि वो आपने मिसाल सुनी होगी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो आपने मिसाल सुनी है ना। तो ये मिसाल आपसे बड़ी रिलेट करेगी कि अगर आपको काम आता है बट
मैं नहीं देख सकता वो काम, तो फिर वो काम ना होने के बराबर है। आप जब कंपनीज में जाओगे तो कंपनी आपका जो है गिटहब मांगती है, आपका पोर्टफोलियो मांगती है। पोर्टफोलियो से ज़्यादा गिटहब मैटर करता है। इनफैक्ट मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं उसका गिटहब देख के इंटरव्यू लेता हूँ। उसमें से कोई एक तगड़ा प्रोजेक्ट होता है जो उसने बनाया हुआ, अच्छा सा प्रोजेक्ट, उसमें से सवाल कर लेता हूँ 4-5। अगर तो वो उसने खुद बनाया हुआ है तो वो खुद आंसर दे देगा बहुत ईजिली कि सर मैंने ये किया था, ये किया था, ये किया था, वट एवर। और अगर उसने खुद नहीं बनाया हुआ, उसने यूट्यूब से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, एक होता है यूट्यूब से कॉपी पेस्ट करके समझना, ठीक है, तो वो अगर यूट्यूब से देख के अगर बना भी रहा है तो मसला नहीं है, बट एटलीस्ट उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसने वो काम क्यों किया, उसने वो कोड क्यों लिखा, उसका पर्पस क्या है। अगर उसको ये चीज़ क्लियर नहीं है, उसको ये चीज़ नहीं समझ में आता, तो इसका मतलब है वो कॉपी पेस्ट वाला गेम खेल रहा है। और ये फिर जो है फिर इस चीज़ के लिए जो है ना, क्या बोलेंगे उसको, जॉब के लिए जो है ना कैपेबल नहीं है, या मेरे लिए जो है ना वो सही कैंडिडेट नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं कि आप लोग यूट्यूब से देख के बनाते हैं। इनफैक्ट मैं भी आपको सजेशन दूंगा कि आप करो, अच्छी बात है, प्रैक्टिस करो, बट आप उसको बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके चलोगे ना तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, वो आपके लिए इंटरव्यू में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। आप उसको समझ के चलोगे कोड को, अगर वो पर्सन नहीं समझा रहा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी जो है ना कोड आपको नहीं समझ में आ रहा लेकिन वो पर्सन नहीं समझा पा रहा, तो आप उसको चैट जीपीटी को दे के समझने की कोशिश करो, आप उससे लर्निंग करो। ठीक है, एआई को यूज़ करो लर्निंग के लिए, बट इस वक्त आप कोडिंग के लिए यूज़ ना करो एटलीस्ट। ठीक है, जल्दी बताएं, सारी चीज़ें क्लियर है आप लोगों को? ग्रेट। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक आपका असाइनमेंट जो है आई होप कि आप सब कर लेंगे। ठीक है, और आपको परेशानी ना हो उसके अंदर। ठीक है, और आप जो है, जो मैंने ग्रुप बनाया उसमें आप हेल्प ले सकते हैं, मुझे मेंशन कर देंगे, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको जो है ना बता सकता हूँ। गिट डाउनलोड करना पड़ेगा, गिट डाउनलोड किए बगैर भी आप काम कर सकते हैं, बट ना करें बेहतर है। ठीक है, इस वक्त तो फ़िलहाल सर वीएस को टर्मिनल से गिट कमांड के थ्रू गिटहब पर प्रोजेक्ट पुश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मुझे सिर्फ आपकी लिंक चाहिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गिटहब से कमांड से करें, आप यहाँ से अपलोड करके करें, आप गिटहब डेस्कटॉप को डाउनलोड करके करें, क्योंकि मेरी जो वीडियो है लास्ट वाली जो मैंने बनाई थी उसके अंदर है, यूट्यूब के अंदर, तो उसके अंदर मैंने इस वाली वीडियो के अंदर मैंने इसको गिटहब डेस्कटॉप से डाउनलोड करके जो है ना बताया हुआ है कि गिटहब डेस्कटॉप से कैसे होता है। ठीक है, तो आपको उससे भी पता चल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज सर।